कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि सर हमने चेकअप करा लिए, हमने डाइट भी फॉलो कर ली, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन बीमारियां ठीक नहीं हो रही। बीमार पड़ने में एक ही फोर्स काम करता है और वो क्या है, आज आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आप डर के मारे कर रहे हो। आप यस, आपके अंदर फियर है, तो इसलिए प्यार नहीं है उसके प्रति। मोर देन 95% डिजीजेज, अगर इन्फेक्शियस बीमारियों को हम हटा दें तो मैक्सिमम डिसीज जो आज की डेट में है वो लाइफ स्टाइल की वजह से। फेंक दो सारे खाने पीने के नियम समुद्र में। जब तक गाय दूध नहीं देगी तब तक तेरे बॉडी में दही नहीं बनेगा, तब तक तेरी बॉडी का डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा। ये क्या नॉनसेंस है भाई? हम कितने तरह के योगासन करने पड़ते हैं, जरा सोचो आप, ये क्यों करने पड़ते हैं? आप जानते हैं अंग्रेज के सिवा हमें कोई योगासन की जरूरत ही नहीं ओरिजिनली। जिस दिन तुमने भूख से खाया तो अब ऊपर तो आने का कोई चांस है नहीं, मेहमान आने का। ठीक है। अब वो एनर्जी मैक्सिमम इंटेस्टाइन को अवेलेबल रहेगी, तो फिर कॉन्स्टिपेशन 100% क्योर होगा। स्टूल फास्ट करने को सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। हर प्राणी में भगवान ने इतनी एनर्जी भरी है कि थकना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बता रहा हूँ, डोंट फाइट दिस पेन, रिमूव द कॉज, द बॉडी इज डिजाइन टू रिमेन नॉर्मल। क्योंकि शरीर लगातार फाइट करता रहता है कि हमारे बॉडी के अंदर ही हीलिंग पावर है। हाँ जी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी गोली में, किसी दवाई में, किसी इंजेक्शन में। अगर मेरी बॉडी में प्रतिक्रिया करने की क्षमता ही नहीं है, डेड हो गया वो तो। दोस्तों नमस्कार, मैं अनु गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। और आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया है। असाध्य रोग, कैंसर जैसे 18,000 से मरीजों को हेल्प कर चुके हैं। रेकी हीलिंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड 2 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनके, जो उनसे लर्न कर रहे हैं। एंड उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों की असाध्य रोग, जो कहते हैं ना मेडिकल साइंस जहाँ पर हाथ खड़े कर देता है, वैसी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजेनरेटिव डिजीज़ पे हीलिंग के माध्यम से मदद कर रहे हैं। सो बड़े प्राउड की बात है और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे ग्रेट स्पीकर पर्सनालिटी को आज मैं पॉडकास्ट में इनवाइट कर पाया। सो डॉक्टर NK शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। मेरे को सबका नमस्कार। मेरी सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जब आती है बीमारियों की बात, और मैं इतने साल से काम कर रहा होता हूँ, तो कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि सर हमने चेकअप करा लिए, हमने डाइट भी फॉलो कर ली, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही। तो एक आम आदमी की भाषा में मतलब बीमारियाँ होती क्यों हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें सर। शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ देखिए अनूप जी, सबसे पहली बात तो हर व्यक्ति को ये जरूर जानना चाहिए कि हमारा शरीर परमात्मा ने ऐसा बनाया कि मरते दम तक इसका एक एक कोशानु अपनी पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी और क्षमता के साथ काम करना चाहता है। अगर आप इसके काम में बाधा न डालो तो ये फल की तरफ पककर संसार से अलग होगा। ओके। आंखें मरते दम तक दिखना चाहती है, इंटेस्टाइन पेट साफ करना चाहता है, किडनी फिल्टर करना चाहती है, लंग्स ऑक्सीजनेशन करना चाहता है। तो अगर आप जब बाधाएं पैदा करोगे, बलगम पैदा करोगे, यानी कि कॉन्स्टिपेशन करने वाले खाने दोगे, या ऐसा में आंखों को खराब करने के आप साधन जुटाओगे, तो फिर ओवर स्ट्रेन हो के या डेफिशिएंसी में जा जाके वो अंग जो है फिर धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। ठीक है ना? तो मूल बात जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि स्वास्थ्य हमारा मूल स्वभाव है, मिला मिलाया है। बीमार पड़ने के लिए और डिजेनरेशन करने के लिए हमें काफी लंबी चौड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बीमार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शरीर का तो स्वभाव है नहीं, वो तो पड़ेगा नहीं। करेक्ट। समझे ना? तो हमें, अगर हम उसके बीमारी के कॉजेस सप्लाई करेंगे और वो भी कई सालों तक, तो 1-2 महीने करोगे तो भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए बॉडी का जो मेन स्वभाव है वो क्या मालूम है कि आदमी बीमार पड़ने के लिए मेहनत करता है कई सालों तक जी, और शरीर बीमार नहीं पड़ने के लिए संघर्ष करता है। यस। तो इसके कारण हम इतने अत्याचारों के बावजूद भी हमें कई साल लगते हैं हार्ट ब्लॉकेजेस, डायबिटीज, जॉइंट्स पेन को आने में, क्योंकि शरीर लगातार फाइट करता रहता है। देखिए बीमार पड़ने में एक ही फोर्स काम करता है और वो क्या है? आप। क्योंकि आप अपने आप को बीमार करने के लिए जुझारू हैं, आप रात दिन उसके लिए पूरी अच्छी तगड़ी मेहनत कर रहे हो और
अब जिससे कि बॉडी आदमी तो कल बीमार पड़ जाए, जैसे बोलते हैं ना, जो आप चाहे तो मेंटली स्ट्रेस, फियर, डिप्रेशन से, यानी तो अपने हाई प्रोटीन, स्टार्च, फैट या टॉक्सिक फूड खाकर कुछ भी या लाइफस्टाइल गलत करके, तो अल्टीमेटली यू प्रोवाइड द कॉज। और बॉडी क्या कोशिश करती है कि कितना भी गलत कॉज दे दो, मैं तो तुम्हें नॉर्मल रहने के लिए प्रयास करूंगी ही। तो इसके कारण हमें कई साल लगते हैं बीमार पड़ने में। आप जरा सोचो, हमारा जो ब्लड है उसका पीएच 7.4 के करीब होना चाहिए। ट्रू। हम इतना एसिडिक खाना, इतनी चाय पीते हैं, शराब पीते हैं, इतना टॉक्सिक जंक फूड भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, उसके बावजूद भी आप देखो कि ब्लड तो अल्कलाइन ही है। यस, बड़ी ताज्जुब की बात है। तो इसका मतलब कारण क्या है कि आपको शरीर हर हालत में जिंदा रखने के लिए, नॉर्मल बैलेंस में रखने के लिए, आप चाहो ना चाहो वो तो नव निर्माण करेगा ही। आप रोज उंगलियां काटो किचन में, वो फिर जोड़ेगा। क्या बात। आप फिर जोड़ो, काटो, फिर जोड़ेगा। तो इसका मतलब है कि शरीर एक ऐसी वफादार पत्नी है कि जो जिसको भी जितना जूते मारो, गालियां दो, कुछ भी करो, वो आपकी सेवा करेगी। लेकिन एक लिमिट है, उसके बाद फिर वो नहीं, देखिए, हाँ, बीमारी का मतलब क्या है भैया, अब मेरे से सहन नहीं होता, अब मैं लड़ाई नहीं कर सकता, अब मेरी रेसिस्टेंस कमजोर हो गई है, अब मेरी एनर्जी लो हो गई है, अब मैं तुम्हारे जो बोलते हैं ना, जो तुम पत्थर जुल्म ढाए हैं, जो अब जुल्म ढा रहे हो, अब मैं उसको सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए अब तो बीमारी का मतलब इतना ही है, अब बॉडी की रेसिस्टेंस लो हो गई है, ओके, बस उतना ही। कि अब किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, अब पैंक्रियास शुगर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अब लीवर फैट को ये नहीं कर पा रहा है, समझ रहे ना आप। हाँ। ऐसे यहाँ नर्वस सिस्टम इतना वीक हो गया कि अब एक आवाज को भी सुन करके परेशान हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को ब्रेकडाउन की कंडीशन में लेके चले गए हैं, तो उसका नाम है बीमारी। और यानी तो आपने इतना बॉडी को ज्यादा दे दिया, जरूरत से ज्यादा, कि बॉडी को एक्यूमुलेट करके उसको सिस्ट है, ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं, या कोई फैट है, ओबेसिटी है, उसके रूप में उसको डिपॉजिट करना पड़ा। तो बॉडी कहती है भैया माल तो आपने सप्लाई किया, इसलिए मेरे घर में मुझे जहाँ जगह मिली वहां मैंने ठूस दिया जी सब। तो डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, तो ये जो सब आपने एग्जाम्पल दिए, तो मोटा मोटी अगर हम एक शब्द बोलें तो ये लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, चाहे बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, कैंसर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो मोर देन 95% डिजीजेज, अगर इन्फेक्शियस बीमारियों को हम हटा दें तो मैक्सिमम डिसीज जो आज की डेट में है वो लाइफस्टाइल की वजह से। तो चूंकि मैं डायबिटीज रिवर्सल पे कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो जब डायबिटीज़ की बात आती है, और एक और अच्छी बात कही कि हमारे बॉडी के अंदर ही हीलिंग पावर है। हाँ जी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी गोली में, किसी दवाई में, किसी इंजेक्शन में। हर महीने नए टेस्ट लगाते हैं, हर महीने नई गोलियां निकालते हैं। तो क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखो अनूप, सबसे पहली बात तो क्या मालूम है, ये चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, डॉक्टर भी हो कि साइंटिस्ट हो, सारी जितनी भी पैथी दुनिया में काम कर रही है ना जी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, यूनानी, तिब्बतन, जो भी है, दे आर ऑल डांसिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ हीलिंग पावर। सेल्फ हीलिंग पावर। अगर मैं सेल्फ हीलिंग पावर का प्लेटफॉर्म हटा दूं जी, तो सारी की सारी पैथियां जीरो हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी, 1% भी काम नहीं करेगी। क्यों? हु इज रिएक्टिंग, हु इज द रिएक्टिव फैक्टर? इट इज द सेल्फ हीलिंग पावर। अगर मेरी बॉडी में प्रतिक्रिया करने की क्षमता ही नहीं है, डेड हो गया वो तो फिर तो तुम्हारे दवाइयां, तुम्हारे हर्ब्स, तुम्हारे सुपर फूड, तुम्हारे कुछ भी क्या काम के मेरे लिए? तुम्हारे ऑक्सीजन भी मेरे क्या काम के? अगर मेरी बॉडी में रेस्पॉन्स ही करने की क्षमता नहीं है, तो अल्टीमेटली वो रेस्पॉन्स, वो रिएक्ट्स, इट इज अ सेल्फ हीलिंग पावर। और अगर कोई आदमी सोचता है कि वेंटिलेटर पे गया और वेंटिलेटर ने काम किया, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वेंटिलेटर एक आउटर स्टिमुलेशन है, पर आउटर स्टिमुलेशन के लिए भी बॉडी में थोड़ी सी भी एनर्जी होगी तभी तो रिएक्ट करेगी। सही बात। नहीं तो वो मरते हुए आदमी को दे दे तो वो तो जिंदा होना चाहिए फिर। सही बात। तो मतलब ये समझना बड़ा जरूरी है कि आप चाहे दुनिया में कुछ भी करो कि ना करो, अगर तुम्हारे अंदर जीवनी शक्ति की थोड़ी सी भी अंदर एनर्जी बची हुई है ना, तो तुम किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर निकल के आओगे ही। और उसमें तुम सोचते हो कि दवा ने ठीक कर दिया, दवा से काम हो गया, नहीं, इट इज योर सेल्फ हीलिंग पावर।
which was struggling to normalize you, समझे ना? इसीलिए क्या होता है, अपने सेल्फ फीलिंग, मैं कहता हूँ सेल्फ फीलिंग पावर इज द रियल गॉड ऑल द टाइम वर्किंग विद इन यू, मैं यूं कहता हूँ। ग्रेट। तो थोड़ा सा इसी के बारे में डिटेल करें कि ये सेल्फ हीलिंग पावर क्या होती है और कैसे पता करें कि मेरी सेल्फ हीलिंग पावर कम हो गई है, और क्या कोई एक तरीका है जिससे इसे एक्टिवेट करके अपने आप को स्वस्थ रखा जा सके। देखिए क्या होता है, एनर्जी तो नेचुरली हर व्यक्ति में, हर पेड़ पौधे में, हर जानवर में मिली मिलाई होती है, ठीक है ना, जिसको प्राण ऊर्जा कह सकते हैं, वाइटल फोर्स कह सकते हैं, वाइटलिटी, ठीक है ना। तो वाइटल फोर्स को कमजोर कौन करता है, पहले तो उन फैक्टर को रिकॉग्निशन करनी होती है जी। तो कमजोर करने में, अगर मैं मेंटली हर वक्त कुछ नेगेटिव स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन में मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐसे भी चीज़ों को, तो फिर मेरी एनर्जी लोअर लेवल में रहेगी, क्योंकि मेरे हार्मोन्स, केमिस्ट्री जो है कार्टिसोल बनकर जो है मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी को डैमेज करते रहेंगे, क्योंकि मैंने डैमेजिंग फैक्टर प्रोविजन कर दिए मेंटली। तो मैं एनर्जी को लो कर रहा हूँ, बढ़ा नहीं रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं खान पान से मैं ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जहाँ बॉडी में टॉक्सिसिटी और एसिड लेवल और फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बन रहे हैं, ऐसा आहार दे रहा हूँ जो कुक फूड हो सकता है, टॉक्सिक फूड हो सकता है, हाई, तो उनके कारण बॉडी में जल्दी एनर्जी जो है उसमें ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है। क्यों? मेरी मैक्सिमम एनर्जी डाइजेशन एलिमिनेशन में लग रही है, तो मैं एनर्जी लूज कर रहा हूँ, राइट। और तीसरा जो है फिर वो है कि अगर मेरी लाइफस्टाइल में रेस्ट में कम ले पा रहा हूँ, पूरी नींद नहीं लेता हूँ, और तो मेरी जैसे बोलते हैं मोबाइल की बैटरी पूरी चार्ज नहीं होती, इसलिए मैं ज़्यादा लंबे समय तक बात नहीं कर सकता मोबाइल पे, ये समझ लो। तो वो एनर्जी लो हो गई, तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म लो, एनिमेशन लो, हीलिंग लो, रीजनरेशन लो। तो आपकी अगर एनर्जी आप कमा नहीं रहे हो कहीं से प्रॉपर, तो फिर आपकी बॉडी पूरी फंक्शनल नहीं होगी, करेक्ट, ठीक है। तो एक तो वो हो गया, और तीसरी चौथा जो है, अगर एक्सरसाइज की कमी है, आपकी बॉडी इनएक्टिव होती जा रही है, तो बॉडी कहती है तो इसको तो जरूरत ही नहीं इतनी एनर्जी की, तो इसलिए वो क्या करती है, फिर मेटाबॉलिज्म सब चीजें लो करना लग जाती है। तो अभी आप अगर पहले एक्टिव थे तो आप समझो 100 ग्राम खाना पचा सकते थे, अब आप थोड़े से इनएक्टिव हो गए, सेडेंटरी हो गए, तो अब आपकी पाचन क्षमता, मेटाबॉलिज्म थोड़ा लो चला गया, अब 50-60% ही खाना पचा सकता है, क्योंकि बॉडी कहती है मुझे इतनी जरूरत ही नहीं, ये मांग ही नहीं रहा है मेरे से। एक एथलीट की बॉडी अलग मांग करेगी और एक इनएक्टिव आदमी की अलग मांग करेगी। तो और अगर वो कहता है मुझे भूख लगती है, तो झूठी भूख कहूँगा मैं उसको, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है कि तो लाइफस्टाइल से हो गया, और चौथा एक और पांचवा जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो है एनवायरमेंटल एनर्जी। देखिए हम है ना, जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स दुनिया में है ना, जो भी जिस फील्ड में भी है, नेचुरोपैथ है, होम्योपैथ है, they work on nutrition and lifestyle and everything, but they never work on environmental energy. Okay. Environmental energy जिसमें आप 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा रहते हो, either it is giving you energy or it is sucking your energy. Okay. हाँ, दो ही काम हो सकता है। हाँ, तो अगर वहाँ पर एनर्जी सकर टाइप की एनर्जी, जैसे वहाँ पे कई तरह के ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं कि आपका घर ढंग से नहीं बना हुआ है, जहाँ की एनर्जी स्टैग्नेट होती है और वहाँ एनर्जी का फ्लो नहीं है प्रॉपर, और या नहीं तो वहाँ पर एक जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं जो ज़मीन से आती है, उसका इम्पैक्ट आपके उस एरिया बॉडी पे पड़ रहा है, तो बॉडी उसके खिलाफ जो है रेसिस्टेंस में लगी हुई है, या आपके घर के आसपास में उस एरिया में बहुत टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, वाईफाई ने बहुत ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ें लगी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण बॉडी उसको रिएक्ट करने में लगी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, और फिर आप जिस वातावरण में रहते हो, आपके आसपास 5, 10, 20, 25 लोग अगर वो नेगेटिव वाइब्रेशन के लोग हैं, तो उनकी पूरी एनर्जी फील्ड में वो जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, तो हमेशा कुदरत का नियम क्या है, इफ़ यू आर ए पॉजिटिव पर्सन, तो नेगेटिव लोगों के बीच में ज़्यादा रहने से दे आर एनर्जी सकर्स, वो ऑलवेज एनर्जी हायर से लोअर लेवल में जाती है, राइट, ठीक है ना। तो यू आर लूजिंग एनर्जी विद देम आपके लिए, इसलिए ऐसे लोग बोलते हैं सत्संग और दुर्जन संग जो बोलते हैं, तो सत्संग का भी इसलिए एक अच्छे ऊर्जावान आदमी के पास आप जाते हो
तो आपको लगता है कि यार उसके बाद जाके बड़ी एनर्जी फील कर रहा हूँ मैं। जैसे आज आपको नहीं, पता नहीं, है ऐसे तो वो बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी, True. बिकॉज इट इज एन इंटरेक्शन ऑफ ऑरा, राइट समझे ना। तो इसलिए एनवायरमेंटल एनर्जी भी उतनी ही बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनती है। अभी देखिए कई घरों में एनर्जी इतनी लो होती है, तो मैं आपको अभी मेरे पास जो खास करके जो कैंसर या बड़े बड़े बीमारी के लोग आते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, माइस्थीनिया ग्रेविस जैसे ऑटो इम्यून डिजीज वाले, तो मैं उनकी घर की एनर्जी चेक कर लेता हूँ। मैं Okay. यहाँ बैठे बैठे मैं उनके घर की एनर्जी चेक कर लेता हूँ, वो यहाँ अच्छा। तकनीक है मेरे पास। तो मुझे तो उनकी घर की एनर्जी इतनी लो मिलती है, तो मैं उनको कहता हूँ भाई इस घर को छोड़कर तुझे अपने गांव के घर या कोई रिश्तेदार के घर तुझे 2-3 महीना रहना पड़ेगा, क्योंकि तू एनर्जी लुटाते हुए तू कमाने की बात नहीं कर सकता। राइट तो इसीलिए लिव दिस होम, क्योंकि ये तू यहाँ पे तो आके बाहर जाता है, खुली हवा में 1 घंटा घूम के आता है, घर आता तेरी एनर्जी खाने लग जाती है वापस। तो मैंने Right. कहा चेंज दैट प्लेस टेम्पररीली फिलहाल, तो और बाद में उसको चेंज करना वो बाद में सोचेंगे। तो होता क्या है, कई बार मरीजों को एनवायरमेंटली एनर्जी चेंज कराकर, क्योंकि आपने अगर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का कभी लेक्चर सुना होगा, सुना जिसके अंदर वो एपिजेनेटिक्स के ऊपर बात करते हैं, है ना। एनवायरमेंट इफेक्ट करता है एनवायरमेंट जो है वो कैसे हमारे जीन्स को प्रभावित कर रहा होता है, Correct, इट कैन चेंज और इट कैन हील, ठीक है Right. ना, इस तरह से। तो इसीलिए मैं खुद भी एनवायरमेंटल एनर्जी पे मतलब समझने के बाद मैं भी काम कर रहा हूँ, और तो उसका रिजल्ट उतना बढ़िया आ रहा है मुझे मेरे सामने। क्योंकि तो मतलब अल्टीमेटली देखिए साइंस क्या मालूम है हीलिंग और क्योर की, कि डिजीज इज जस्ट एन शेडो, इट इज एन इफेक्ट, इट इज नेवर टू बी क्योर्ड, इफेक्ट इज नेवर टू बी क्योर्ड, इट इज द कॉज इज टू बी क्योर्ड। अगर मैं मान लीजिए एक पेन को, अगर मैं आज ये पेन यहाँ खड़ा कर रहा हूँ और उसकी एक परछाई पड़ रही है, तो आप कहते हैं कि साहब परछाई कैसे ठीक करूं जी? मैं इसको ये कर दूं, वो कर दूं, 50 उपचार कर दूं। मैनिपुलेट कर मैं कहता हूँ भैया नहीं, तू ये हटा देना भाई, इसके निकालते ही परछाई गायब हो जाएगी। जैसे कोई आदमी जैसे मैं अपने लाइफस्टाइल से मैं इस हाथ को दबाए जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद यहाँ दर्द पैदा हो रहा है मुझे। तो अब वो दर्द के लिए आप कई तरह के नेचुरोपैथी ने, हॉट एंड कोल्ड ने, होम्योपैथी ने, आयुर्वेदा हर्ब्स ने, वो सब लगाओ, तो आप कब तक लगाते रहोगे? कॉज देखिए, कॉज मेंटेन मीन डिजीज मेंटेन। तो कॉज अगर गया ही नहीं तो फिर वो डिजीज तो अपीयर होंगी ही वापस दोबारा, चाहे कुछ भी कर लो, वो तो कुदरत का नियम है। सही बात। तो इसीलिए क्या होता है, मैं कहता हूं कि डोंट फाइट दिस पेन, रिमूव द कॉज, द बॉडी इज डिजाइन टू रिमेन नॉर्मल। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की है ना, इस तरह से। तो ये जिस दिन व्यक्ति को समझ में आ जाएगा ना, तो फिर उनको देखिए कैंसर के ऊपर मैंने काम क्यों किया मालूम है। देखिए मैं नेचुरोपैथी में जब आया तो मेरा मानना क्या था मालूम है, अगर नेचुरल लाइफस्टाइल, नेचुरल फूड, यूनिवर्स, सब जो भी, अगर इनकी महानता को अगर मुझे प्रूव करना है दवाइयों के विरोध में, तो मैंने कहा कि मुझे उस बीमारी पे काम करना चाहिए जो दुनिया में अभी इनक्योरेबल मानी जा रही है। राइट। तो मैंने कहा कि एक तो पहली बात तो ये थी कि आई विल क्रिएट माई ओन यूनिकनेस इन माई फील्ड। क्योंकि आप जब किसी फील्ड में काम करते हैं, जैसे आज आपने डायबिटीज कैच की, तो यू आर एक्सपर्ट इन दैट ओनली ना, तो यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए डायबिटिक एक्सपर्ट जी। तो मैंने भी कैंसर पे काम करना शुरू किया, जानबूझकर के बड़ी बीमारी क्यों पकड़ी मालूम है, द मोर चैलेंजेस यू टेक द मोर यू एक्सप्लोर। तो मैंने जानबूझकर के बड़ी बीमारी पकड़ी और उसके ऊपर काम करता गया। तो एक ही सिद्धांत पे काम किया कि इन ए हेल्दी बॉडी कैंसर सेल कैन नॉट सर्वाइव। 100% एग्री। तो मैंने कहा व्हाई टू फाइट द कैंसर देन, लेट द मेक द पर्सन हेल्दी। तो जब मैंने कैंसर कैंप किया ना, 200 कैंसर के मरीजों को लेकर महाबलेश्वर में और गुजरात में, तो मैंने उनको कुछ नहीं किया, मैंने है ना एक कंडीशन क्रिएट कर दी। देखिए एक कैंसर क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि आपने सर्टेन कंडीशंस प्रोविजन की, तो उसका प्रभाव कैंसर के रूप में आ गया। तो मैंने वो प्रभाव वहां पर मेरे कैंप में तो खत्म हो गया, वहां तो वो सब मिलेंगे नहीं। अब वहां पे क्या मिलेगा, हेल्दी प्रभावी कंडीशन ही मिलेगी सारी। तो मैंने क्या किया कि जितने भी नेचुरल फैक्टर थे ना, वो मैंने वहां पे जो है अडॉप्ट किया, और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स भी आए उसके अंदर, क्योंकि 60 डेज तक मैंने अपने पास में रखा। और सुनील दत्त जी से वगैरह सब साथ में काम किया था उस समय। अच्छा। तो इसमें क्या किया मैंने कि रोज उनको है ना, कोई उनको ऊपर मैंने डिसिप्लिन नहीं थोपी कि सुबह इतने बजे उठना है आपको। मैं बोला जब मर्जी आए तब उठना,
लेकिन एक सर्टेन टाइम तो बोला 7-8 बजे तक तो उठ ही जाओ जो बोलते हैं। सही बात। तो फिर वो 7 बजे उठ जाते थे, तो बोला चलो हम आज सब वॉकिंग पे जाते हैं। तो उनको सुबह सुबह 1-1 घंटा वॉक कराना, और वॉक कराने के आने के बाद में उनको बढ़िया वेजिटेबल जूसेस जैसे वो सब हमने उनको देते। हमारे मतलब पूरे कैंप में अनकुक्ड रेसिपीज मिलती थी, कुक फूड कभी दिया ही नहीं हमको हमने, ठीक है ना। तो उनको नेचुरल फूड मिलता था जिससे प्राणवान आहार मिले शरीर को। और फिर है ना हम उनको मेडिटेशन कराना, डांस कराना, डेली उनको डांस कराना, और प्लस उनको काउंसलिंग मेडिटेशन मतलब लेक्चर देके उनको बताना, एजुकेट करना व्हाई यू कैन बिकम ऑलराइट, ये बीमारी क्यों ठीक हो सकती है इस तरह से। फिर उनके अच्छा उसमें फिर मैं ना उस समय चूंकि मेरा थोड़ा जुनून भी ऐसा था, तो मैं ओशो का सक्रिय ध्यान भी यूज करता था, डायनामिक मेडिटेशन। तो उसमें क्या करता था, उनके जो इमोशनल होते थे ना, बहुत अद्भुत है वो तो उससे भी बहुत रिलीज हो जाते थे। तो मैंने ना इस तरह के बहुत सारे प्रयोग किए उसमें, और फिर मैंने साउंड थेरेपी का इस्तेमाल किया, मतलब डांस और म्यूजिक का अच्छा इस्तेमाल किया। सुपर। तो मैंने उसमें क्या किया, डेली उनको 1 घंटा डांस कराना, और अच्छी अच्छी म्यूजिक डाल के, जिसको शैमनिक ड्रमिंग कहते हैं, तो उस तरह की, और प्लस उनको खूब उनको हंसाना भी साथ साथ में, जोक क्रिएट करना। तो ऐसे मतलब पूरा जो उनको बोलते रहा हम जिंदगी मजे से जी रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। और जब अच्छा भूख लग रही है तो बढ़िया खाना खा रहे हैं जी, और फिर रात को आराम से 8-9 बजे सो रहे हैं जी, मुझे बोलता है ना। तो इस तरह से अच्छी हवा थी महाबलेश्वर में, तो पंचगनी में तो बढ़िया हवा थी, धूप वगैरह अच्छी मिलती थी, नंगे पांव आराम से घूम सकते थे। तो जो नेचुरल जो उस समय जो अवेलेबल फैक्टर थे ना, वो मैंने मैक्सिमम उसको अडॉप्ट किया, ठीक है। तो उसका रिजल्ट, तो अगर मैंने हेल्थ कंडीशंस प्रोवाइड की है, तो उसका कौन सी दुनिया की ताकत उसके प्रभाव से उसको वंचित रखेगी, बचा सकती है, बताओ। उसका रिजल्ट तो आना ही है ना, 101%। तो वो आया, और वो ऐसा रिजल्ट आया कि फिर हमने बॉम्बे में दामोदर हॉल एक परेल के अंदर, वहाँ पे हमने सारे सब गुलचुनी सबको बुला के हमने पूरे उनको प्रेजेंट किया। उसके इतने बड़े बड़े आर्टिकल टाइम, महाराष्ट्र टाइम्स ऑफ इंडिया सब में, तो और उसमें आया कि भाई डांस थेरेपी से हमने कैंसर ठीक किया, इस तरह से आया। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी बीमारी रिवर्स होती है, आप कॉज ठीक करो और हेल्थ के कॉज प्रोविजन करो। मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से फार्मा में, हेल्थ में रहा, और वर्तमान जो इंडस्ट्री है जिसे हम बोलते हैं हेल्थ केयर, पर वो सिक केयर इंडस्ट्री है। सिर्फ हम सिम्टम को मैनेज कर रहे हैं, बीपी है तो बीपी की गोली, रिपोर्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, जो आप रूट कॉज की बात कर रहे हैं। उन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम क्रिएट किया, डायबिटीज़ वाले सिस्टम, एंड बाय गॉड ग्रेस जो तरीके आपने बताए, यही तरीके हम फॉलो करा रहे हैं। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो अपने आप रिपोर्ट ठीक हो जाने वाली है। लो परेशान है, मेरी फास्टिंग बढ़ी, HbA1c बढ़ी, अरे भाई तुम्हारा स्ट्रेस ठीक कर लो, स्लीप क्वालिटी ठीक कर लो। सही बात है। हाँ, बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। देखिए अनूप जी, मेडिकल साइंस, देखिए साइंस सब अच्छी है, सब रेस्पेक्टेबल है जी, लेकिन एक बात हर एक को क्या समझनी मालूम है, मेडिकल साइंस इज नॉट ए साइंस ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इट इज ए साइंस ऑफ डिजीज एंड मेडिसिन, मेडिसिन एंड डायग्नोसिस। करेक्ट, मतलब इट इज ए डिजीज नहीं, मेडिसिन एंड डायग्नोसिस। अगर एक मेडिकल डॉक्टर की पूरी एक्सपर्टाइज देखोगे तो वो अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है या अच्छा डायग्नोसिस कर सकता है। इससे ज्यादा तुमको वो कुछ भी नहीं दे सकता। तो देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस पर्सन। और अगर कल वो बीमार पड़े ना तो उसको भी परेशानी हो जाए कि मैं क्या करूं। सर आते हमारे पास आज प्रोग्राम में, अभी रिसेंटली एक लीडिंग सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन मतलब पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स हैं प्रैक्टिसिंग, अरे वो भी तो इंसान ही है ना। तो मैं ये बोलता हूँ कि गलती इसमें डॉक्टर की नहीं है, गलती इनकी एजुकेशन सिस्टम, और वो एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न वर्ल्ड ने है कि भाई जब बच्चे को चाइनीज सिखाई जा रही है और उसे बोला तुम हिंदी में बात करो तो नहीं कर सकता। तो ग्रॉस रूट लेवल पर अगर देखा जाए तो हमें हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है खासकर उसको बदलने की जरूरत है। मुझे वही समझ में नहीं आता कि एक मेडिकल डॉक्टर जब आप मेडिसिन में तैयार कर रहे हो कि व्हाई डोंट यू क्रिएट एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ क्यों नहीं कर रहे हो भैया। ट्रू, समझे ना। और अब तो खैर अब वो दौर आ गया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ना इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो बोलते हैं ना, जी बिल्कुल, अब उसका दौर आ गया है 100%। अब लोग समझने लग गए और डॉक्टर भी समझने लग गए हैं कि अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं रखेंगे तो फिर हम जल्दी मरीज को आराम नहीं दे पाएंगे। हमने तो हम भी लड़ते रहेंगे मरीज की तरह, हम भी बोलते हैं ना, सही कंटिन्यूसली ऐसे होता है। तो अब थोड़ी सी मैं भोजन की बात करता हूँ कि खाने को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर मिथ रहते हैं, और
जब डायबिटीज़ की बात आती है तो बोलते हैं कि रोटी खाएं या चावल खाएं, तो आपके हिसाब से सर क्या लेना चाहिए डायबिटीज़ में? देखिए डायबिटीज़ में है ना, अ, एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जनरली लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पर मैंने ऐसा अनुभव किया है मेरे कि माइंड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 100%। इसका वजह बता रहा हूँ कि अभी अगर आप मेंटली कोई चीज़ को इंटरनल बड़ा सीवियर स्ट्रेस ले रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप सप्रेस्ड इमोशन के साथ जी रहे हो, तो आप जानते हैं ना कि गट्स इज कनेक्टेड विद द ब्रेन। 100। तो ब्रेन में कहीं पर भी कोई स्ट्रेस फियर आया तो इमीडिएट उसका असर आपके डाइजेशन पे पड़ता है। तो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो सिकुड़ने लग जाते हैं और मतलब वो काम नहीं, फंक्शन नहीं करते जो नॉर्मल करना चाहिए। राइट। तो अभी देखिए क्या होता है, अभी सबसे ज्यादा डायबिटीज अगर पहले किसी को होती है ना तो वो अच्छे आदमी को होती है। अच्छा। ये बड़ी यूनिक बात बताने जा रहा हूँ। अच्छा। अच्छे आदमियों क्यों होती है? क्योंकि जो अच्छा आदमी होता है ना, उसकी समस्या क्या मालूम है कि एक तो वो झगड़ा नहीं करने की कोशिश करेगा, वो खून का घूंट पीने की कोशिश करेगा, इमोशंस को सप्रेस करता है, इमोशन को, गुस्से को सप्रेस करेगा। वो बोलेगा यार जाने दो बेकार में, एक तो मेरी इमेज सज्जनता की है और बड़े शरीफ आदमी की है, या मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ, तो लोग मुझसे आशा नहीं करते कि मैं ऐसा गुस्सा करूंगा, मैं ऐसी गालियां दूंगा। और समझे ना, तो उनको आशा एक्सपेक्टेशन भी नहीं, तो हम भी करते नहीं है, हम भी सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो सप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इमोशनल सप्रेशन। और उसके बाद जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आदमी जितना ज्यादा आइडियोलॉजिकल स्टाइल के साथ जीता है ना, वो दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी आदमी होगा और बीमार होगा। उसको ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज, जॉइंट पेन होंगे ही। क्यों होंगे बता रहा हूँ। अगर मैं ईमानदार हूँ तो आप देखना कि मैं सारे दिन बेईमानों की चर्चा करता रहूंगा और बेईमानों से परेशान रहूंगा मैं। सही बात है, क्योंकि मेरा माइंड हमेशा बेईमानों पे फोकस्ड है। मैं ईमानदार हूँ इसलिए। राइट। अगर मैं सत्यवादी हूँ और किसी ने झूठ बोला, अब झूठ तो उस सामने गलत आदमी ने बोला, पर ब्लड प्रेशर तुम्हारा रेज हुआ, तो यानी कि हमने क्या नियम अडॉप्ट कर लिया कि तू झूठ बोल, मैं मेरे घर को जाके खा कर दूंगा। क्या मतलब है भैया? झूठ तो उसने बोला और भुगतान तूने किया। सही बात, सही से। और जो आदमी डिसिप्लिन वाला होता है ना, वो तो महासुसाइडल, आत्मघाती होता है। क्या बात कर रहे हैं सर? क्योंकि तुम सारे दिन अपनी डिसिप्लिन से दूसरों की इनडिसिप्लिन ही मापते रहते हो। अगर तुम सवेरे 4 बजे उठते हो और तुम्हारे घर वाले अगर 8-9 बजे उठते, तो तुम कोई शांति से थोड़ी बैठे हुए घर में, तुम टेढ़ी नजरों से देख के उनकी तरफ घूरते रहते हो कि नालायक के अभी तक पड़े हो, उठे तक नहीं अभी। यू ऑलवेज मेजर द पीपल। सो बेसिकली एक जजमेंटल मोड में रहते हैं एंड यू ट्राई टू कंट्रोल द वर्ल्ड अराउंड यू अकॉर्डिंग टू यू। मतलब देखो ना, अगर तुम ऑफिस टाइम से पहुंच जाते हो और दूसरे तुम्हारे जो कलीग नहीं टाइम से पहुंच रहे हैं, तो तुम देखना कि उनको तुम टेढ़ी नजर से देखते हो कि साला हमेशा लेट आता है ये। मतलब मैं जल्दी जाता हूँ और ये लेट आता है हमेशा, लेकिन इसको बॉस कुछ नहीं बोलता है या कुछ भी, तो यू आर बर्निंग फ्रॉम इनसाइड, यू आर नॉट हैप्पी। देखिए दो चीज होती है, या तो हैप्पी या अनहैप्पी। तो ये सब स्किल्स आपको अनहैप्पी करते हैं ना, तो आपके हार्मोन और केमिस्ट्री कैसे नॉर्मल रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रहते। अच्छा, और तो डिसिप्लिन वाला जो होता है ना, वो हमेशा मेजर करता रहता है दुनिया को अपने डिसिप्लिन से। राइट। ऐसे, और यानी कि मैं टाइम से पहुंच जाता हूँ और तुम टाइम से नहीं पहुंचे, और तुमको ना टाइमिंग की बड़ी दिमाग में भूत है। तुम देखना कि अरे 5 मिनट रह गए और 2 मिनट रह गए, अरे यार जल्दी पहुंचो, तो यू आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेस एंड हरी। करेक्ट। क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसमें लगा रहता है। और जो आदमी परफेक्शनिस्ट होता है, आप देखना वो हमेशा अपने स्टाफ, नौकर, बच्चे, किसी तरह सब में अपनी तरह कलाकार खोजता रहता है। तुम कभी भी नोट कर लेना। और जो आदमी सफाई पसंद होता है, तुम कभी भी नोट कर लेना, वो हमेशा चिढ़ता कुड़ता रहता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि अभी मान लो एक आपने घर में महिलाओं को देखा होगा या कोई भी, कि अगर आपने थोड़ी गिलास इधर रख दी या आपने वो सारा सामान टेढ़ा कर दिया, तो वो आप देखना हमेशा चिढ़ते कुड़ते रहते हैं कि यहाँ पे वापस किसने रख दिया ये, अरे ये पर्दा किसने बंद कर दिया, अरे ये नल कौन खुला छोड़ गया, अरे ये ऐसा क्यों कर दिया। तो आप कभी भी किसी महिला को देखना, घर में हमेशा बेचारी वो सफाई, अगर सफाई की भूतनी है, मैं उसको भूतनी बोलूंगा, क्योंकि सॉरी, क्योंकि वो उसका दिमाग में वही भूत चढ़ा रहता है हर वक्त।
हाँ, वो सारे दिन चिढ़ती कुड़ती रहती, नौकर पे भी, बच्चों पे भी, शरीर बर्बाद हो रहा हस्बैंड अगर सफाई पसंद है तो वो भी घर में चिढ़ता कुड़ता रहेगा। वो बोलेगा ये किसने कार को यहाँ पे टच कर दिया, यहाँ पे ये किताब किसने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी। मतलब ही विल बी ऑलवेज कंप्लेनिंग ब्लेमिंग। ब्लेमिंग, समझे ना। तो आप जरा सोचो, हम तो अच्छे आदमी ना भाई, हाँ हाँ, हमने तो परफेक्शन, हमने तो सफाई पसंद, हमने डिसिप्लिन, सत्य, ईमानदारी अपनाई है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? स्पॉन्डिलाइटिस, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, कैंसर्स। तो इसका मतलब फिर ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए किसी अंदर। नहीं, आदमी को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं मेरी जो मुझे छुरी मिली हुई है, मैं अपना घाव पैदा कर रहा हूँ कि दूसरों के घाव दे रहा हूँ? मैं कर क्या रहा हूँ? अरे भाई एंजॉय, नाचो ना, भांगड़ा करो, मैं कहता हूँ अच्छे गुण है तो। और दुनिया को जो तुम मापते हो ना, तुम इसको रोको। सो कहने का मतलब अगर मैं समझ पाया कि हमें लोगों को अपने हिसाब से चेंज करने की जरूरत नहीं है, उन्हें स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट द पीपल यार। भाई देखो, एक आदमी तो उतना ही तो काम करेगा। डिसिप्लिन किसी को तुम जबरदस्ती थोपोगे तो पीछे से गालियां देता रहेगा, मान लो। तो तुम्हारा काम है बोल दो, मतलब जो करना है कर दो, लेकिन तुम ये समझ के चलो कि मुझे तो दुखी नहीं होना भैया, मेरे गुणों से मैं तो दुखी नहीं होऊंगा। तो ये एटीट्यूड होगा तो देन यू विल एंजॉय योर दिस क्वालिटीज। करेक्ट, समझे ना। Right. तो मेरा कहना क्या होता है, सबसे पहले माइंड पे इसका असर आता है। तो माइंड मस्ट बी हील फर्स्ट। ठीक है। ठीक है, हाँ। वहां से क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन है वो तुरंत एक्टिव होने लगेगा फिर। अच्छा, और फिर दूसरा होता है न्यूट्रिशन का। देखिए, सच बात तो ये है कि अगर हम पूरी दुनिया में अगर 84 लाख योनियों की बात करें तो किसी भी योनि में शुगर प्रॉब्लम नहीं है सिवाय ह्यूमन बीइंग के। क्या बात कही है भाई, क्योंकि देखो ना, जो जानवर पेट एनिमल्स जीते हैं आदमी के साथ, उनको तो हो सकती उनको हो जाती है, वो इसलिए कि अब जरा सोचो, कुत्ता क्या बिस्किट खाने के लिए बना क्या? नहीं बना, वो गाय भैंस का दूध पीने के लिए बना क्या? नहीं, लेकिन वो घर वाले पिलाते हैं ना उसको, बिस्किट खिलाते हैं बेचारे को, ऑप्शन नहीं है। तो फिर उसको तो प्रॉब्लम आनी है ना, वो तो मांसाहारी जीव है मान लो। तो होता क्या है कि अल्टीमेटली ये इतनी, मतलब ये एक बड़ी, मैं ऐसा कहता हूँ कि ये बड़ी शर्मनाक बात है कि तुम्हें जो अंग मिला, पैंक्रियाज या लीवर जो भी, तुमने उसको तोड़ दिया, उसको काम करने योग्य नहीं रखा। कमाल है यार, इतनी जबरदस्ती बोलते ना, अत्याचार ऐसे बोलते हैं ना इस तरह से। तो इसीलिए तो न्यूट्रिशन में क्या है कि, और जहां तक इसको मैंने अनुभव किया है कि आदमी ने न्यूट्रिशन में जहां से परिवर्तन करना शुरू किया ना, देखिए आदमी नॉनवेज सदियों से खाता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पहले वो हंटर ही था एक प्रकार से, है ना, तो वो खाता रहा है। लेकिन वहां पर उसके स्वस्थ रहने का कारण क्या था मालूम है? जब उसको भूख लगती थी तो खाना ढूंढने निकलता था। कोई प्रोविजन नहीं था, कि स्टोर नहीं था घर के अंदर, सही बात, कि भाई हमने मांस बचा के रख लिया, ऐसा नहीं था। समझे ना। तो हंटिंग की, भूख लगी, फिर हंटिंग की, फिर वापिस खाया, ठीक है। और या नहीं तो फल कंदमूल मिल गए कुछ, तो उनको उन्होंने उसी समय ढूंढ के खा लिया। तो पहले सिस्टम क्या था कि एक तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर जैसे वर्ड नहीं थे। भूख लगी, दिन में एक बार लगी, 2 बार लगी तो खाया, वो नियम नहीं था कि कितनी बार खाऊं। लगी तो एक ही बार में लगा कि पेट भर गया, तो फिर बाद में वो उन्होंने खाने का सोचा भी नहीं। आज तो दिन भर चला जा रहा अब तो क्या हो गया, नहीं अब तो चूंकि सारे दिन अवेलेबिलिटी इजी, तो अब क्या हो गया कि अब चारों तरफ से जो है फट करके खाने का, साइकोलॉजिकल ईटिंग ज्यादा हो गई। कि चलो यार थोड़ा खा ही लेते हैं, थोड़ा बोलते ना हम साइकोलॉजिकली बोलते ना, मन में वो लालच पैदा करके भी कि चलो यार एक पेड़ा पड़ा है, कदा चख ही लेता हूँ यार, ऐसे बोलते हैं ना इस तरह के। तो ये एक समस्या आ गई कि हमने भूख से खाना बंद कर दिया और हम हैबिचुअल और टाइमली और साइकोलॉजिकल ईटर बन गए। तो मैक्सिमम बीमारी की जड़ यही है। देखिए, नो हंगर मीन्स व्हाट, कि मेरे अंदर डाइजेस्टिव मैकेनिज्म अभी तैयार नहीं है, जूसेस नहीं है, कि मैं भूख नहीं लगा रहा हूँ। बिल्कुल। और भूख का मतलब क्या, आई एम ऑलरेडी एंगेज समवेयर। तो इससे भाई साहब मैं जब घंटी बजाऊं तो देना, तो आप क्या करते हो, घंटी बजती तो है नहीं, आप कहते हैं 2 बज गए, लंच टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया, मैं फ्री में मिल रहा है, प्रसाद है जी, तो आप क्या करते हो, अपने आप को मेंटली जबरदस्ती ठूस देते हो। तो उसके कारण देखिए, पाचक रस के अभाव में वो खाना जाकर पेट पे हैवी पड़ता है, फिर गैस बनाता है, एसिडिटी बनता है, अपच पैदा करता है। तो उसके जिम्मेदार तो आप हो ना भाई। सो हंगरलेस ईटिंग जो है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है।
ओके हाँ मतलब डायबिटीज में बता रहा हूँ, जी ठीक है ना, क्योंकि दे आर यूजुअली दे आर हैबिचुअल ईटर्स, ओके ठीक है। अच्छा, और तीसरा जो कारण है ना वो क्या था कि देखिए जब तक एनिमल किंगडम में एनिमल क्या बोलते हैं नॉन वेज खाता था और फिर गाय भैंसे पाली तो दूध वगैरह भी पीने लग गया, दूध दही पनीर भी खाने लग गया जानवरों को पाल के, तो होता क्या था कि उस समय चूंकि इतना ज्यादा कोई ग्रेन्स वगैरह सब डेवलप नहीं हुए थे 10,000 साल पहले तक, तो दूध वगैरह भी लेता था ना, तो उसमें क्या होता था कि बॉडी पता नहीं करती, क्योंकि मिल्क एक हार्मोनल फूड है ओरिजिनली, उसमें कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो गाय के ग्रोथ के लिए होते हैं और हर प्राणी के दूध में वो तत्व होते हैं, तो वो दूध हार्मोनल जाके डिस्टर्बेंस तो करेगा बॉडी में, पर क्योंकि और कोई दूसरे फैक्टर उतने ज्यादा नहीं थे जिससे बीमारी जल्दी पता नहीं चलती थी, ठीक है ना। तो एक तो दूध का अपनाना बचपन के बाद भी, जो कि बचपन के बाद दांत आने के बाद में हमारी बॉडी को दूध की जरूरत नहीं है, जैसे सब 4,500 दुधारू प्राणी अपना दूध छोड़ देते हैं, वैसे उनको भी दूध छोड़ देना चाहिए, है ना। तो इवन गाय का बछड़ा नहीं पीता अपने आप को ग्रो करने के लिए, लेकिन आदमी जो है वो अटैच रहता है दूध के साथ, तो दूध जो है बचपन के बाद भी रहना चाहिए। क्यों? अगर दूध खाने में रहा तो दूध इज ओरिजिनली ए हार्मोनल क्या बोलते हैं ना, एक हार्मोनल फूड है, तो जो बॉडी में जाकर आपके हार्मोन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, क्योंकि मैं अनावश्यक कोई हार्मोन अगर अपनी बॉडी में डाल रहा हूं तो मेरा जो हार्मोनल सिस्टम है वो उसको मैनेज करने के लिए या तो ओवर एक्टिव कुछ तो काम करेगा, राइट। तो इसीलिए अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे ना तो ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का सबसे बड़ा मेजर कॉज मिल्क बताया गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मतलब इट इज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड, आप गूगल में जाके सर्च करो जी। ये कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, तो उसमें ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुका है कि दूध मिल्क जो है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हाँ प्रोस्टेट कैंसर में भी हार्मोनल चेंज आते हैं, हालांकि और भी कैंसर से लिम्फोमा वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेजर कैंसर के पीछे रीजन ये है इसके पीछे। और मैं तो कहा देखिए मैं क्यों दूध को कैंसर के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने एक किताब लिखी है महात्मा रोगी क्यों, मेरे पास है ना कम से कम नहीं तो भी 300 से ज्यादा बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स भी आए, संत महात्मा भी आए जी। जिनको कैंसर था, वृंदावन से, चित्रकूट से, हरिद्वार से, बहुत जगह से। तो मेरे सामने क्वेश्चन क्या था, एक संत महात्मा को कैंसर क्यों है? ये तो मतलब स्पिरिचुअल लाइफ जीते इतनी हैं और एनर्जी इनकी एनर्जी नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं और ये कोई टॉक्सिक कोई अल्कोहल शराब या गुटखा उटका भी नहीं खाते हैं और कोई टेंशन भी नहीं है, कोई शादी वादी भी नहीं की, बच्चे भी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो इनको मतलब इनको क्यों कैंसर? देखिए कैंसर होने के लिए ना बहुत भयंकर टॉक्सिक कंडीशन, डिस्टर्ब ब्लड केमिस्ट्री, डिस्टर्ब हार्मोनल कंडीशन बॉडी में होनी चाहिए जी, तब जाके कैंसर डेवलप होता है। राइट। तो मैंने उनका स्टडी किया तो पता चला सब जनरली आश्रम और गौशाला, हाँ हर एक की गौशाला होती है और जनरली ये दूध के प्रेमी होते हैं। शौकीन होते हैं, हाँ, प्रेमी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने देखा कि दे वर ड्रिंकिंग टू मच मिल्क इन देयर लाइफ, लस्सी पीना, पनीर खाना, पेड़े, कलाकंद पेड़े जो बोलते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। इनका सेवन करना। तो ये बाद में जाकर देखिए प्रॉब्लम क्या मालूम है, ये सब जो दूध वगैरह ना, ये कोई 2-4-8 दिन पीने से प्रॉब्लम नहीं आती, ये कुछ साल लगते हैं इनके आफ्टर इफेक्ट को बॉडी में डेवलपमेंट होने में, ग्रेट। है ना। तो इसीलिए मैंने किताब लिखी 40 साल पहले, मिल्क ए साइलेंट किलर, माय गॉड। मेरी बुक है जो काफी वर्ल्ड में पॉपुलर है। तो मतलब तो कैंसर का एक बड़ा कारण ना मिल्क है। तो मैं अगर बात करूं, मैंने भी कुछ ऐसी स्टडी करता रहता हूं, तो बताया कि 3 ऐसे रेवोल्यूशन हैं जो मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली बात करते हैं कि एक तो आया ग्रीन रेवोल्यूशन जहां पर गेहूं पैदा हो गया, दूसरा आया वाइट रेवोल्यूशन जहां पर मिल्क आ गया, और तीसरा पिंक रेवोल्यूशन। ऐसी 3 क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन मतलब नॉन वेज, ये 3 ऐसी महान क्रांतियां हुई जिसकी वजह से ये बीमारियों का अंबार लगा हुआ है देश में, दुनिया में। तो आप जो कह रहे हैं कि दूध मतलब नॉट ओनली फॉर कैंसर, मतलब कोई भी अगर लाइफस्टाइल डिजीज है और खासकर मतलब तो उस समय हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नहीं बस देखिए पहली बात तो क्या है, एक आदमी को ये सोचना चाहिए 4,500 दुधारू प्राणी, यार गाय एक पशु है यार, और पशु का तुम्हारा आहार का लेन देन क्या है भाई? तुम ये भैंस के पीछे न, बकरियों के पीछे न, ऊंट के पीछे तुम भाग के क्या करोगे? Why you want food from them? क्या तुम्हारे खाने में भगवान ने कोई कमी रखी है धरती पर? तो सर यहाँ पर तो आते कि भगवान कृष्ण थे हमारे, माखन चोर हाँ। थे, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। देखिए क्या होता है अनूप के लकीली जैसे बोलता है ना कि वो ग्वाला के घर में पैदा हुए,
ठीक है। अब जिस घर में पैदा हुए तो उस जमाने में जो उनको खाने को मिला वही उनकी कहानियां बनी वास्तव में। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण को कोई इनके प्रति प्रेम था या इसलिए खाया, अब माँ बाप ने जो दिया वही खाया, मतलब मक्खन मिला मक्खन खाया, बोलते हैं ना, माखन चोर जैसे बोलते हैं। तो पर देखो अब सवाल क्या होता है कि कभी भी ध्यान रखना, यानी कभी गॉड रिलीजन इनको कभी बीच में मत लाना, साइंस को बीच में लेके आना कि बचपन के बाद में देखिए दूध क्यों था, दांत नहीं आने तक परमात्मा की व्यवस्था, सही बात। दांत आए दूध गायब। सही। फिर कोई इवन गाय का बछड़ा भी 1 महीने के बाद माँ का दूध छोड़ देता है। है। और फिर आप उसको पिलाना भी चाहो ना तो आप पलट के भी कभी नहीं आएगा पीने के लिए। राइट। तो जब उसकी जात को, संतान को अपने ग्रोथ और कैल्शियम के लिए जब दूध की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जात को कहाँ से जरूरत पड़ गई भाई? तो फिर यहाँ मार्केटिंग में बोला जाता है कि भाई कैल्शियम मिलेगा दूध में, तो ये सब बकवास है। और बहुत बड़ा बकवास है। देखिए क्या होता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए एक रेशियो होता है 2:1 का, तब जाके बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि द मोर यू ड्रिंक मिल्क द मोर यू लूज द कैल्शियम। एक्चुअली देखिए अगर आप स्टडी करोगे ना तो डेनमार्क जहाँ दूध का प्रचलन ज्यादा है, स्वीडन में, वहां पे सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस वहां मिलते हैं जहां पर इसका कंजप्शन ज्यादा है। देखिए क्या होता है, दूध का कैल्शियम बॉडी को क्यों नहीं मिलता, इसका पोटेशियम का जो रेशियो होता है सोडियम का वो डिस्टर्बिंग होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि कैल्शियम की हमारे खाने में कहीं कमी नहीं है, कैल्शियम के लुटेरे बहुत है। हाँ और समझे ना, सही। कैल्शियम के लुटेरे बहुत है, इसीलिए कैल्शियम हमारा कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर आप ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, आप ज्यादा देखिए तो उसकी एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया बनेगा, एसिड बनेगी। राइट। अब मैदा खाते हैं, चीनी खाते हैं, तो चीनी तो बेसिकली कैल्शियम लुटेरी है वो तो, बिल्कुल, उसके बिना तो वो डाइजेशन ही नहीं होता उसका। अच्छा, और जितने एसिडिक ज्यादा गेहूं चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, और ऊपर से चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो ये सब एसिडिक फूड है सारे, ठीक है। और अगर मेडिसिन मिल गई तो और ज्यादा एसिडिक। तो ये जितने एसिडिक फूड बॉडी को मिलता है ना, तो कैल्शियम एक बफर की तरह यूज होता है। राइट। तो उसमें कैल्शियम हमारा लुट जाता है, हाँ एग्जॉस्ट हो जाता है, और हमारे अंदर वो फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है ना। तो अगर कोई बोले कि मेरे घर में बोलते हैं ना पैसा बचा रहे, तो मैं कहूंगा खर्चा कम करना भाई। सिंपल सी बात है ना। तो आपने जैसे ही लुटेरे को निकाला, आपने जैसे ही नॉनवेज कम किया, आपने ब्रेड बिस्किट कम, एसिडिक फूड कम कर दिया आपने जी, तुरंत आपका कैल्शियम स्टोर होने लग जाता है बॉडी में। अच्छा, फिर कैल्शियम रिच फूड हम क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि हमारे कल्चर में नट्स एंड सीड्स कॉमन नहीं है खाने में। हालांकि साउथ इंडिया में कोकोनट खाते हैं जी, नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया में मूंगफली वगैरह भी खाते हैं जी, और नॉर्थ इंडिया में लोग आदत है थोड़ी बादाम खाने की, थोड़ी आदत है यहाँ। तो आपका जो कैल्शियम है वो मैक्सिमम सारे नट्स एंड सीड्स में भरा हुआ है भाई। ओके, तो मिल्क की जरूरत नहीं है वहां से, जरूरत नहीं। देखिए जब अच्छा एक बात सोचो, गाय का बछड़ा जो 1.5 साल 2 साल में 2000 पाउंड का बनने जा रहा है, वो कैल्शियम कहाँ से लेके आता है? अरे चारा खा के, घास खा के ला रहा है ना जी। तो मेरा यहीं पे अगला सवाल है सर कि प्रोटीन पाउडर के लिए प्रोटीन लेना चाहिए, मतलब वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन कम है आपके शरीर में, इसलिए आपको नॉनवेज लेना चाहिए, मसल बिल्डिंग करनी चाहिए। और अभी आपने बताया कि एंसेंट टाइम में हम जब हंटिंग करते थे तब के लिए नॉनवेज था, बट आज के रेलेवेंट टाइम में अगर किसी को बीपी, शुगर, थायराइड जो बीमारियां हैं, उनके लिए नॉनवेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं, देखो क्या होता है कि आप तो देखिए एसिडिक फूड खाकर, जो कि जिससे कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं जी, तो यार आप कैसे आशा करोगे कि आपके सेल के डैमेज जो है बच जाओ आप, समझे ना। तो देखिए जिनकी कल्चरल हैबिट्स हैं कि भाई कल्चरली दे आर बेसिकली नॉन वेजिटेरियन एंड दे वांट समथिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, जब होता है ना अंडा चाहिए, क्या जैसे बंगाली है तो फिश चाहिए, सब होता है ना। तो फिर मेरा मानना क्या है कि अगर आपकी कल्चरल हैबिट है और आप इसको ओकेजनली फिर एंजॉय करो और मात्रा कम रखो फिर, ओके, क्योंकि वो आपको डैमेज कर रही है इसलिए, ठीक है। पहली बात तो अगर नॉन वेजिटेरियन कोई दुनिया में लोग हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ, पर मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बॉडी की नीड नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं एग्जाम, अच्छा, और दूध तो सबसे पहले निकालना, दूध दही पनीर चीज जितने भी लोग ले रहे हैं वो, अच्छा। अब इसमें एक सही भी, देखिए पहली बात तो क्या मालूम है, आप दही क्यों खाते हैं कि साहब मेरा गट्स बैक्टीरिया ठीक रहेंगे उससे। तो आपने गट बैक्टीरिया खराब क्यों किया मालूम है?
आप ज्यादा नॉनवेज खाते हो तो पेट में जाकर प्रोटीन सबसे ज्यादा प्यूरिफाई होता है। आप ज्यादा ग्रेन दाल ही खा रहे हो तो जाके सड़ता है। आप मिठाई नमकीन खा रहे हो तो पेट में जाके सड़ता है। आप बगैर भूखे खा रहे हो तो पेट में सड़ता है ना। तो उसके कारण पेट का इंटेस्टाइनल फ्लोरा खराब हो रहा है ना जी। तो आप खराब करके फिर बोलते कि आई विल टेक एसिडोफिलिस बैक्टीरिया लूंगा जी। मैं क्यों जरूरत है भैया? मैं तो देखो मैंने मेरी जिंदगी में मेरा पेट मैंने खराब किया ही नहीं। मतलब मैं भूख के बिना खाता नहीं और होलसम खाना खाता हूँ। मतलब तो मुझे मेरे पास पेट है ना, मुझे आज तक 50 साल में पता ही नहीं चला कि मेरे पास पेट है। क्यों? दर्द होना चाहिए, गैस बननी चाहिए, मोशन नहीं आना चाहिए, तब तो मालूम का पेट का कुछ गड़बड़ है। तो पेट तो बोलता ही नहीं ना भाई, वो तो बढ़िया काम करने के डिजाइंड है। इंटेस्टाइन्स आर परफेक्ट टू डाइजेस्ट योर फूड। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी आउटसाइड एजेंसी कि जब तक गाय दूध नहीं देगी तब तक तेरे बॉडी में दही नहीं बनेगा, तब तक तेरी बॉडी का डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा। ये क्या नॉनसेंस है भाई? तो इसीलिए पर हाँ, अगर आपको शौक है छाछ पीने का, नहीं थोड़ा बहुत दही कबार का तो खा लो भाई, पर दिमाग में रख लो वो तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है। तुम पेट खराब करके बैक्टीरिया वापस पैदा कर रहे हो। मैं यूं कहता हूं। सो बेस्ट पार्ट ये खराब ना ही करो। खराब ना करो, जरूरत क्यों है भैया? जैसे मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे परिवार को जरूरत नहीं है, तो हम तो नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही कि पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक बात बताओ, ठीक है ना? अच्छा, अब सबसे बड़ा जो आदमी के डायबिटीज का कारण है ना खान पान में, वो है ग्रेन्स। क्या? अनाज, ग्रेन, अनाज, ग्रेन, बिल्कुल। सीरियल्स। देखिए, मैंने आज से 30-40 साल पहले किताब लिखी, अनाज रोग कारक है। अनाज रोग कारक है। ग्रेन्स द कॉज ऑफ ह्यूमन डिजेनरेशन। ओके। देखिए कैसे, अब देखिए किसी भी आदमी को मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको भरोसा मत करो, कॉमन सेंस से उसको साइंटिफिकली समझो। देखिए एग्जांपल, हर प्राणी में अपना भोजन पहचानने की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना, 100%। है ना। अब गाय अपनी घास हजारों घास में पहचान लेती है, चिड़िया दाना अपना खास वाला चुन लेती है, ठीक है। तो आपके अंदर भी इंस्टिंक्ट तो है ना, अंतर प्रेरणा तो है ना। तो अगर मैं आपके सामने एक थाली में कच्चा मांस ला के रखूं, क्या आपकी आत्मा देखकर मुंह में लाट टपकाती है, तुम्हें गदगद होती हो तुम? मैं कच्चा मांस देखकर नहीं, पर तुम खा नहीं पाओगे। पर तुम क्या करोगे? कुछ मॉडिफाई करके, कुछ मसाला मिला के खाने की कोशिश करोगे। हाँ। अगर खाना पड़े तो। कच्चे अंडे देखकर क्या मुंह में लाट टपकती है तुम्हारी? और अंडे कोई व्यक्ति, कोई मुर्गी या कोई भी जानवर देता है, खुशी तो खुशी नहीं दे रहा। वो तुम्हारे लिए दे रहा है क्या कि लो भाई मैं अंडा तुम्हारे लिए दे रही हूँ, पर अब तुम तो कुछ भी खाने को तैयार हो। सही। अच्छा, तीसरी चीज, अगर मैं आपके सामने कच्चे अनाज के दाने ला के रख दूं, गेहूं, ज्वार, मिलेट, ज्वार, बाजरा, राजगिरा, जितने भी आजकल मिलेट्स भी आ रहे हैं, क्या कच्चे अनाज को देखकर तुम्हारे मुंह में जरा से भी लाट टपकती? बिल्कुल नहीं। तुम्हें देखते ऐसा लगता है आहा क्या प्यारे गेहूं के दाने, चावल के दाने, दिल करता लपक के चाट लूं। कभी लगा तुम्हें ऐसे? कभी नहीं। लेकिन अभी तुम उसको खा नहीं पाओगे। लेकिन जैसे तुम केला, चीकू, पपीता, आम, अखरोट, बादाम देखते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए? एक स्वाभाविक, क्या बात कही आपने, है बहुत बहुत एक स्वाभाविक आकर्षण है ना। हाँ। अच्छा, अब देखो कच्चा अनाज तो तुम खा नहीं सकते। हाँ। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं भाई साहब, उबाल के देता हूँ जी आपको मैं। तो मैं उबला हुआ बाजरा, उबला हुआ गेहूं, उबला हुआ रागी मैं आपको देता हूँ, लेकिन कोई नमक, चीनी, घी, तेल, अचार, चटनी कुछ नहीं दूंगा। मजा ही नहीं और मैं कहूँ तो खाओ, तो आप नहीं खा पाओगे, ठीक नहीं है। खा पाएंगे। तो आप जरा सोचो, जिस अनाज को आप कच्चा भी नहीं खा सकते, जिस अनाज को उबाल के भी नहीं खा सकते, समझे ना, तो अब आप उसको खाने के लिए क्या करोगे? देखिए, एक रोटी खाने के लिए हमें समुद्र से जाके नमक सुखा के लाना पड़ेगा, गाय पैदा करके घी निकालना पड़ेगा, तिल पैदा करके तेल निकालना पड़ेगा, 10 तरह की सब्जियां पैदा करनी पड़ेगी, 10 तरह के मसाले पैदा करने पड़ेंगे, राई, जीरा, हींग, मेथी, धनिया, पुदीना, सब बहुत सारे। माय गॉड। और आग पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारे मुंह में एक रोटी घुसती है और तुम लोग क्या कहते हो? मैं तो रोज नॉर्मल खाना खाता हूँ। ये नॉर्मल खाना है? इतनी डिपेंडेंसी वाला किसी का भी आहार कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि और आप जरा सोचो, कभी आपने ऐसे सोचा क्या भाई साहब मैं केला कैसे खाऊं, घर में तेल नहीं है छोंकने के लिए? कभी ऐसा सोचा किसी ने? या मैं भाई साहब आम कैसे खाऊं, थोड़ी हरी मिर्च या प्याज मिल जाएगा भाई साहब, खिचड़ी घी में आम खा लूं? यानी कि किसी पे वाया मीडिया डिपेंडेंट है क्या कोई आहार? या गाय ने कहा हो भाई साहब ये आपने घास क्या दे दी, या केचप नहीं है क्या थोड़ा सा?
तो टेस्ट बन जाए। तो मतलब कोई खाना डिपेंडेंट किसी का भी नहीं है ना भाई, तो तुम इतने डिपेंडेंट खाने को तुम अपना खाना बोलते हो। तो अनाज की प्रॉब्लम क्या मालूम है, अनाज बेसिकली और हमारे लिए वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जी। जिसके ऊपर आज अगर एक केले को डाइजेशन करने में बॉडी को 2 घंटे लगेंगे ना, तो अनाज को पाचन करने में 10-15 घंटे लगेंगे उसको। राइट। मतलब इट इज एन ओवर स्ट्रेन ऑन आवर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वो हमारी हैबिट बन चुकी है। देखिए बॉडी की सबसे खूबी क्या है, अकोमोडेटिव है, एडजस्टेबल है बॉडी। तो बॉडी में जब आप अनाज देने की आदत डालते हो ना, तो हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना, वो ओवर सिक्रेटिव होकर उसको डाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ग्रेन हमको हजम होता है। समझे ना। तो अगर आप किसी की भी ऑटोप्सी करेंगे ना मरने के बाद में, तो उनकी मैक्सिमम उनकी जो ग्लैंड्स है ना, वो हाइपरट्रॉफिड मिलती है, हाइपरट्रॉफिक होंगी, हाइपरट्रॉफिड होती है। यस यस। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि ओवर स्टार्च फीडिंग, ओवर कार्बोहाइड्रेट फीडिंग। समझे ना। अच्छा, तो अनाज चूंकि अर्थी एलिमेंट्स का फूड है, तो प्रति तत्व का आहार है, उसमें जड़ता, उससे ना वो बॉडी में स्टिफनेस और जड़ता पैदा करती है। देखिए अनाज खाओ और घोड़े बैलों की तरह नहीं भागे, तो अनाज आपको खा जाएगा। हाँ। तो अनाज जो है ना, इट रिक्वायर्स ए हाई एक्सरसाइजेस। राइट। तो इसीलिए पुराने जमाने में अनाज खाते भी थे ना, तो एक्सरसाइज लंबी थी, चलना फिरना ज्यादा था, तो उसके कारण अनाज ने प्रॉब्लम बताई नहीं बॉडी को, मैनेज हो गया। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आना शुरू हुआ, अनाज आपके ऊपर भारी पड़ने लग गया। अच्छा देखिए, अनाज के कारण है ना, जितनी ह्यूमन डिजनरेशन है ना, देखिए सबसे पहली बात तो दांत खराब होने लगे, जो किसी जानवर के नहीं होते कभी। ठीक है। हाँ, उनको कैविटी नहीं होती। होती ही नहीं है जी, मरने के बाद पूरा चौकटा मिलता है, हमारा नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा, आदमी के मोशन में बदबू कहां से आई? अब गाय का गोबर, बकरी का मिंगनी, घोड़े की लीद उठा के हाथों से रख देते हो, आप आदमी का सोच सकते हो क्या? क्यों आदमी की बदबू आई मालूम है? बिकॉज ऑफ ग्रेन। जानते हो क्यों? अधपचा स्टार्च निकलता है उनके पेट से। ओह माय गॉड। हाँ देखिए, हम जो समझते हैं ना हम अनाज पचा रहे हैं, तो देखिए बदबू का मतलब ही क्या है कि फर्मेंटेशन हुआ मेरे इंटेस्टाइन में। राइट। और गाय के गोबर में बदबू क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 100% डाइजेशन होके फाइबर निकला। समझे ना, इसलिए उसमें बदबू कम है। ठीक है। तो इसके कारण हमारे अंदर चेंजेस आए, और हमारी बॉडी में जितने ब्लड प्रेशर, स्टिफनेस जो पैदा हुई ना, सब क्यों पैदा हुई? बिकॉज ऑफ ग्रेन्स। आप जानते हैं दुनिया में इतनी एक्सरसाइज दुनिया में कोई नहीं करता, हम कितने तरह के योगासन करने पड़ते हैं, जरा सोचो आप, ये क्यों करने पड़ते हैं? आप जानते हैं अंग्रेज के सिवा हमें कोई योगासन की जरूरत ही नहीं ओरिजिनली। आप अगर बॉडी को स्टिफ बनाओगे, तो फिर हमारे योगियों को 500 आसन निकालने पड़े भाई, कि भैया ये टाइट हो गया तो यूं बैंड कर, यूं टाइट हो गया तो इसको बैंड कर। ये क्यों करना पड़ता भाई? अब जानते हो पूरी दुनिया में किसी किंगडम को, एनिमल किंगडम से लेकर एक अंगड़ाई के सिवा कोई एक्सरसाइज चाहिए ही नहीं। खाली दौड़ना, चलना फिरना, नाचना गाना खेलना, ये हमारी रियल एक्सरसाइज है। योगा तो योगा जाके सीखना पड़ता है दूसरों से, कि भैया कैसे अपनी बॉडी को तोड़ूं, तो तूने स्टिफ क्यों बनाया भाई बॉडी को? तो कहने का मतलब है कि बिकॉज ऑफ ग्रेन्स हमारी बॉडी स्टिफ हो गई, और ब्लड प्रेशर, जॉइंट्स पेन। आप जरा सोचो, हम 50 साल में बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, 50 साल में वी कॉल सीनियर सिटीजन। सही बात। कितनी शर्मनाक बात है आज ही उम्र में। तो इसीलिए देखिए, मैंने भी ये साइंस समझा ना, तो फिर हमने अनाज को एक बार कर दिया। देखिए अनाज छोड़ नहीं सकते, क्यों? हम पूरी बहुत दूर आ गए, और हम समाज के साथ जी रहे हैं, और अनाज हमारी हैबिट बन चुकी है, और पैसा भी अनाज के कारण। बोलते हैं 2 रोटी के लिए जी रहे। सही बात है। बोलता है 2 रोटी के लिए जी रहा हूँ, तो हम भी 2 रोटी के लिए भाग रहे बोलते हैं। तो एक बार ग्रेन कर दिया, तो ग्रेन जैसे ही मैंने किया ना, मतलब कई सालों से हम एक ही बार शाम को ग्रेन लेते थोड़ा सा, बाकी समय हम पूरी तरह फ्रूट्स और नट्स पे रहते हैं, क्योंकि हमारी ओरिजिनल डाइट फ्रूट्स और नट्स हैं। क्या बात है। तो हम दिन भर अनाज नहीं खाते, और हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता, हम सब एक ही बार ग्रेन खाते हैं बस पूरे दिन में, हमारे पूरे परिवार में। तो उसके कारण है ना, हमारे परिवार में किसी को वैक्सीनेशन नहीं लगा आज तक, बच्चों को, ग्रैंडसन है मेरे, सबको किसी को नहीं लगा। कोई किसी को आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, कोई बीमार नहीं पड़ा आज तक, मतलब 45 साल के हो गए सब। तो मतलब कारण क्या है? क्योंकि डिजीज से कॉज चाहिए ना भाई, तो कॉज नहीं दिया तो क्यों आएगा बीमारी? समझे ना। तो मतलब क्या है कि अनाज कम करते क्या हो मालूम है? एक तो जीभ पे मैल आना बंद हो गया, हाँ, कोटिंग आती नहीं, समझे ना, पसीने में बदबू आनी बंद हो गई, जो नमक मसाले अपने आप कम हो गए, अनाज कम होती। ठीक है। और स्किन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहने लग गई। आई एम 76 ना,
क्या बात, हाँ देख के कोई कहीं नहीं। तो आप जरा सोचो कि इतनी फुर्ती है, मैं बताऊं इतनी, देखिए हर प्राणी में भगवान ने इतनी एनर्जी भरी है कि थकना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बता रहा हूं मैं। तो मेरा वीडियो है कि कैसे थकें, ये प्रॉब्लम है मेरी। क्या बात है। इसलिए जब आपने कहा ना पॉडकास्ट के लिए, जी अभी इसके बाद 2 पॉडकास्ट और है, पर मैं थकूंगा नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि थके कैसे, यही समस्या है मेरी। क्या बात, इतनी एनर्जी, आप जरा सोचो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। गॉड हैज गिवन यू दिस मच एनर्जी। देखिए एक पक्षी साइबेरिया से भरतपुर आ जाता है, बहुत बड़ी बात। हजारों किलोमीटर, बीच में कोई रेस्टोरेंट नहीं है, हाँ। कुरकुरे चिप्स नमकीन नहीं मिल रहे हैं। मैं पानी की बोतल लेके भी नहीं आता है। हाँ सही बात। और तो इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई पक्षी में भाई? एक हिरन दौड़ लगाता है, बंदर छलांगे मारता है, दिन भर मारता है, कहाँ से इतनी एनर्जी फूट रही भाई? अरे जब बॉडी तुम ब्लॉक नहीं करोगे, एसिडिक नहीं बनाओगे खाने पीने से, और आप अच्छा होलसम अपना आहार दोगे, तो एनर्जी का फ्लो, प्राण ऊर्जा का जो फ्लो है ना, इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपको जबरदस्ती एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देखिए आज आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो आप डर के मारे कर रहे हो, आप यस, आपके अंदर फियर है, यस, तो इसलिए प्यार नहीं है उसके प्रति। लेकिन जिस दिन आज एक छोटा बच्चा इतना दौड़ता भागता है, एक, तो क्या आप बच्चे को कोई पीछे डंडा लगा के पड़ा है कि तो एक्सरसाइज कर? अरे एनर्जी फूटेगी तो चुप थोड़ी बैठोगे। सही। तो मेरा मानना क्या मालूम है, एनर्जी तो फूटने को तैयार है, तुम अपने बॉडी को ब्लॉक मत करो गलत खान पान से, बस। क्या बात है, ग्रेट। तो सर अभी आप जो बता रहे थे कि मेन चीज जो मैं समझ पाया आपकी बात से, कि हमारे बॉडी के अंदर हीलिंग की ताकत है, बस हमें जो नेगेटिव फैक्टर जो हमारे प्राण ऊर्जा को या जो हमारे एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, अगर उन्हें हमें एलिमिनेट कर दें, तो फिर हमें किसी दवाई दारू बाहर की पंचायतों की जरूरत नहीं है। और अनाज कम करना चाहिए। हाँ, तो एक तो मिल्क पे बात की आपने, हमें अवॉइड करना है, मिनिमाइज करना है। हाँ। ग्रीन्स हमें मिनिमाइज करना है, अवॉइड करना है। और तीसरा नॉन वेज। देखिए मिल्क अवॉइड करने को कहता हूँ ना, तो उनको ये बात ध्यान रखना कि उनको कोकोनट, नट्स और सीड जरूर खाने चाहिए। फिर ओके, प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हैं। प्लांट, हाँ, प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाना चाहिए, एनिमल प्रोटीन्स को अवॉइड करें बस। ओके, सो एनिमल प्रोटीन में नॉन वेज भी हो गया, Non-veg हो प्लस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो हाँ गए। जी। देखिए चाइना स्टडी बुक आपने नाम सुना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उसमें उन्होंने बहुत clear इसके टी कैम्पबेल की। हाँ, बड़ी, हाँ, बहुत जबरदस्त उन्होंने लिखा है इसके बारे में। इसे रिसर्च बेसिकली, हाँ। यस यस, पूरा साइंटिफिक रिसर्च है। तो सर जब आप बात कर रहे थे कि हमारे आज की डेट में ना, मैं बहुत लोगों से जब इंटरेक्ट करता हूँ तो 70-80% लोगों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट गड़बड़ रहती है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और तुम भी भोपाल से आए हो। तो जब मध्य प्रदेश गड़बड़ है तो पूरा प्रदेश गड़बड़ रहने वाला है। हाँ, तो कोई ऐसा नुस्खा है सर जिसके द्वारा बिल्कुल तुरंत मैजिकल तरीके से डाइजेशन की गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाए? हाँ, देखिए पहली बात, जिस दिन व्यक्ति ने भूख से खाना सीखा ना, आदत के मारे, साइकोलॉजिकल खाना नहीं, तो बॉडी ने मांगा ना, हाँ। तो चाहे घटिया खाया भारी खाया, पचने की 100% गारंटी। क्या बात है। इसीलिए आप भूख सीखो, आप हैबिचुअल जो आदत पड़ गई ना, उससे बाहर होने की कोशिश करो। ठीक है। अच्छा, खाना अगर पच गया ना, तो 100% नीचे आंतों में आएगा ही, ओके, और वो आते उसको निकालेगी ही, घंटी बजेगी प्रॉपरली टाइम से। Right. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती मालूम है? कॉन्स्टिपेशन का असली लोग कारण क्या समझते हैं? फाइबर नहीं खाया, ऐसा सोचते हैं ना? हाँ। नहीं, इंटेस्टाइन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वाइटलिटी चाहिए जी। वो नीचे अभी काम कर ही रही होती बेचारी, कि तुम क्या करते हो, अनटाइमली ऊपर कुछ डाल देते हो, हाँ, तो वो एनर्जी डाइवर्ट होकर इमरजेंसी की तरह उसको डील करने चल जाती है। होते भैया पता नहीं अचानक कोई इमरजेंसी मेहमान आ गए जी घर में मेरे, जरा उनको देख के आता हूँ, तो वो एनर्जी जो नीचे चाहिए टाइमली, जो तुम्हें मोशन ला सके, वो वहाँ अवेलेबल नहीं होती उस समय। तो लोग है ना, एनर्जी के साइंस को नहीं जानते कि हम वाइटलिटी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जिस दिन तुमने भूख से खाया, तो अब ऊपर तो आने का कोई चांस है नहीं, मेहमान आने का। ठीक है। अब वो एनर्जी मैक्सिमम इंटेस्टाइन को अवेलेबल रहेगी, तो फिर कॉन्स्टिपेशन 100% क्योर होगा। और दूसरी बात बताता हूँ, पेशाब करने को 60, 70, 80 सेकंड लग सकते हैं, स्टूल पास करने को सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। क्या आपने कभी जानवरों को देखा? हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली रास्ते में खड़े होते हैं, हाँ। अचानक टक 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 पास करते हैं, निकल पड़ते हैं। निकल पड़ते, कितनी टाइम लगती है भाई? ये आदमी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम। उनको कायम छोड़ की जरूरत नहीं है, उनको कायम छोड़नी चाहिए। नहीं नहीं चाहिए नहीं, वो तो आपने को ना, अभी जैसे पक्षी है पेड़ पे बैठा है, टक करके एकदम पास ऑन, वो ऐसा थोड़ी कोई जोर लगा रहा है कि मेहनत कर रहा है बेचारा। या कोई गाय खड़ी है, खड़ी हुई, घोड़ा खड़ा हुआ है,
आपने कहा खड़े खड़े अचानक टक 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 पास कर दिया। तो भाई इतना 10 सेकंड लगते बता रहा हूँ। देखिए मैंने जब इस साइंस को जाना ना, आज 50 साल हो गए, मैं बता रहा हूँ, जी, मैं फोन होल्ड करके जाके आ सकता हूँ। क्या बात कह रहे हैं। और एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैंने आज तक अपने टॉयलेट में 10-20 सेकंड से ज्यादा मैं कभी टॉयलेट में नहीं रहा। अमेजिंग है। क्यों मानने के कारण क्या है मालूम, और नियम क्या मालूम है, जितनी बार खाइए उतनी बार जाइए। अच्छा, अगर मैं 2 बार, एक बार फल खाता हूँ, एक बार खाना खाता हूँ सलाद के साथ, ठीक है। ग्रेन वाला, तो 2 बार मुझे प्रॉपर बंधा हुआ मोशन आता है और पॉट पे चिपकता नहीं है, बदबू नहीं होती है। ओके, ये उसका नियम है। जितनी बार खाइए उतनी बार जाइए। ओके, ठीक है। अच्छा, तो भूख से खाएंगे तो जी। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। और दूसरा है कि एक बार में एक प्रकार का सॉलिड फूड खाओ, एक स्टार्च या प्रोटीन। जैसे वैरायटी पचाने की बॉडी में सुविधा नहीं है। बॉडी में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आलू ये तेरा जूस, पनीर ये तेरा जूस, दही ये तेरा जूस, रोटी तेरा ये जूस, चावल ये तेरा जूस। माय गॉड, और आज तो इसका जस्ट उल्टी चल रहा है। हाँ, तो जनरली लोगों के थाली में बैलेंस डाइट के नाम से, बैलेंस डाइट के नाम से इतनी बड़ी थाली में वैरायटीज खा रहे होते हैं। तो बॉडी में भैया कौन से स्टार्च को पहले पचाएं, कौन से प्रोटीन का अलग माध्यम में जानते हैं। उसमें तो एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए और अल्कलाइन चाहिए स्टार्चेस के लिए। ठीक है। तो भैया आप तो दो सब खाने एक साथ खाए जा रहे हो। तो कॉम्बिनेशन सिंपल रखो, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, सिंपल रोटी सब्जी, ओके, दलिया, सिंपल खिचड़ी, सिंपल चावल दाल, सिंपल इडली, सिंपल पोहा, ऐसे मतलब एक प्रकार का आहार दो। वेराइटीज मींस माल न्यूट्रिशन। तुम दोगे बॉडी को मिलेगा कुछ नहीं। क्यों? मैक्सिमम सड़ेगा और थोड़ा पचेगा, और बॉडी जो है रोज गैस, एसिडिटी गैस बनाती रहेगी। तो इनडाइजेशन गैस एसिडिटी का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। जैसे स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं ना जी, वो 3 चीजों को ख्याल रखें कि वेजिटेरियन लोगों को अगर अन्न दाल खा रहे हैं तो उसके साथ दूध, दही, पनीर, खोया ये हमेशा पेट में सड़ेंगे। जैसे दूध और दलिया, ब्रेड और दूध, बिस्किट और दूध खाते हैं ना लोग, तो पेट में हमेशा सड़ता है। पहली बात, इससे अवॉइड करें। दूसरा, खाने के साथ कभी फल और जूस नहीं पीना। फल नहीं खाना खाने के साथ, तो जो मेन कोर्स दाल चावल जो खाना खाते हैं हाँ उसके साथ फल नहीं खाना, क्योंकि वो फास्ट डाइजेस्टिंग फ्रूट है। जी, और जूसेस नहीं पीना कभी, ठीक क्योंकि उसके प्रेजेंस में स्टार्च का पाचन अच्छा नहीं होगा। ठीक है। है। तो फल अलग अलग से खाने चाहिए, और दूध भी अगर कोई पीता भी है ना तो अलग से सेपरेट खाली पेट पीना चाहिए, खाने के साथ भी पीना चाहिए, खाने के साथ भी खाना चाहिए। ठीक है। ठीक है, और तीसरा, खाने में ज्यादा नींबू, इमली, अमचूर, टमाटर नहीं खाने चाहिए। ओके, जैसे बोलते हैं खटास, खटाई जो डालते हैं, हाँ, तो खटाई कभी कभार कोई खास सब्जी में डालना तो डाल दो, पर जनरली अवॉइड करो, पेट खराब है तो। क्योंकि सिट्रिक एसिड जो होती है ना, उसको वो स्टार्च की दुश्मन होती है। अब जैसे एग्जांपल, आप एक रोटी खाओ, मुंह में मीठी लगेगी, जरा सा नींबू का अचार मिला दो, टाइलिन जूस सीक्रेट ही नहीं होगा उसके प्रेजेंस में। ओके, तो मतलब खाने में ज्यादा खटाई खाओगे ना तो फिर स्टार्च को हैम्पर करेगा डाइजेशन में। ठीक है। ओके, जो इसीलिए- ग्रेन्स हम खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेशन। हाँ, तो इसलिए कोशिश करो कि खटाई जानबूझ करके नींबू, इमली, अमचूर, टमाटर मत डालो। हाँ, कोई कोई सब्जी में जरूरत है तो थोड़ा एंजॉय कभी कभार कर लो। ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन सिंपल होगा ना, तो आपको आपका पेट कभी बोलेगा ही नहीं। पेट नामक कोई चीजें पता नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। यानी कि गरीब की तरह खाओ, अमीर की तरह जियो, मैं यूं बोलता हूँ। और तीसरा, होलसम खाना खाओ ताकि बॉडी को पूरा माल मिले भाई। तो तुम्हारा होलसम खाना है फ्रूट्स एंड नट्स मैक्सिमम, और ग्रेन जो है वो हमारा ओरिजिनल फूड नहीं है, हमने अडॉप्ट किया हुआ है, तो उसको लिमिट पे खाओ। मैं यूं कहता हूँ, मैं नहीं कहता छोड़ दो। अब वो मिलेट खाओ कि ग्रेन खाओ। देखिए, लोग तो कई बार मिलेट के भी दीवाने हो जाते हैं, मिलेट का भूत लग जाता है वहां के पीछे, अति कर देते हैं, अति कर देते। अरे भाई, रोटी चावल तंग नहीं करती। रोटी चावल का तुम्हारा खाने का तरीका ही गलत है। तुमने आटा छान दिया, मैदा बना दिया, चावल पॉलिश कर दी, दाल धुली हुई कर दी तुमने, और मिलेट कम से कम उसमें इतना पॉलिश नहीं हुए अभी तक। हाँ, इसीलिए वो थोड़े बेटर चल रहे हैं। सही है। तो भैया तुम छिलका निकालते क्यों किसी चीज का? तुम जो भी खाओ ना, जहर भी खाओ तो पूरा संपूर्ण जहर तो खाओ, मैं यूं कहता हूँ। तो जो आजकल फ्रूट्स हम लेते हैं, जैसे एप्पल लेते हैं, अब उनमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारे केमिकल डाल रहे होते हैं। हाँ, तो क्या उसे पील करना चाहिए? हाँ, चाहिए। देखो क्या होता है, फल जैसी पक जाता है ना, हाँ, तो छिलका
यूजलेस हो जाता है। बॉडी के लिए छिलका जरूरत नहीं, बता दूं मैं से। ओके। क्यों मालूम है? छिलका जब तक अटैच रहता है, जब तक उसके पूरी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर अब्सॉर्ब नहीं हो जाती। जैसे ही वो फल पकने लगता है, तो केला जैसे पका, हाँ। तो फिर वो बाद में इजीली निकल जाता है। राइट। तो इसी तरह एप्पल से, पपीता से, चीकू से जब वो निकलता है ना, हाँ। तो वो छिलके निकाल देने चाहिए। छिलका हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। देखिए, छिलका और बीज जो होते हैं ना, ये हमारे बॉडी में जाके कभी पचते भी नहीं है। ये हमारे बॉडी में एक झाड़ू की तरह काम करते हैं, समझे ना? जस्ट लाइक नॉर्मल वॉल्यूम देने के तो बॉडी तो उनको बाहर निकालती है, ठीक है ना, उनको। इसीलिए अगर नहीं भी रहे ना, तो और बीज भी चले गए, और थोड़े बहुत छिलके जैसे अमरूद के जाते हैं, है ना। कई ऐसे फल है जिसके छिलके हम खाते ही हैं, स्ट्रॉबेरी खाते हैं या रसबेरी खाते हैं, कुछ भी, तो उनके तो छिलके जाते ही हैं। तो ऐसे चीजों के अपने आप पेट है ना, उसको कैरी ऑन। और देखिए, फ्रूट इज ओरिजिनली फाइबर, सलाड इज ओरिजिनली फाइबर, वो तो तुम्हें बॉडी को मिल ही रहा है ना। तो इसीलिए छिलके जरूर निकालो, क्योंकि आज के ज़माने में ऊपर पेस्टिसाइड का वो बहुत ज़्यादा छिलका होता है। और वैसे भी जो भी फ्रूट और सलाद खाते हो ना, तो आज के ज़माने में कम से कम 20% उस 20 मिनट्स सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, सोडा, खाने वाला सोडा, उसके अंदर बीसा भिगो के रखें, जिससे वो न्यूट्रलाइज करके केमिकल निकाल देता है, और 99% उसमें से काफ़ी निकल जाता है, ठीक है ना। ऐसे तो ऐसे करके खाएं, तो कम से कम बचे रहोगे आप। तो बात क्या मालूम है, हेल्थ के लिए एक्चुअल में आदमी को है ना कुछ करना ही चाहिए। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, मैं अपने, कोई पूछे ना साहब आप अपने हेल्थ के लिए क्या करते हैं, मैं बोला मैं हेल्थ के लिए ही कुछ नहीं करता। जैसे कोई यूं बोले भाई साहब आप शांति के लिए क्या करते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, अशांत होना बंद कर देना, शांति बचेगी। तो मैं कहता हूँ बीमार पड़ना बंद करना भैया, हेल्थ ही बचेगा। सही। क्यों? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं भूख लगे तो वेट करता हूँ बॉडी का, मैं डिसाइड नहीं करता कब खाऊं। बॉडी बोलती ला तो देता हूँ, नहीं मांगे तो वेट करता हूँ। प्यास लगे तो पानी पीता हूँ, नहीं लगे तो वेट करता हूँ। घंटी बजे तो बाथरूम जाता हूँ, नहीं लगे तो मैं क्यों सोचूं कब जाए, बॉडी जाने। ये चीज बॉडी का काम धंधा है कि मोशन कब करूँ, पेशाब कब करूँ, ये बॉडी का धंधा भैया। मेरा काम है बॉडी के साथ सही व्यवहार करना, और जब थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ, आप बोले तो उठ जाता हूँ। तो आई डोंट डू एनीथिंग फॉर माई हेल्थ, आई एम जस्ट फ्लोइंग विथ माई लाइफ, दैट्स ऑल। एम आई, इतना सिंपल है। बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि जो सीक्रेट आपने बताया, अगर इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज जो भी सर ने बताया, मतलब ये खजाना है। बातें बहुत सरल हैं, लेकिन सिर्फ आप सुनने भर के लिए देख रहे हैं तो पॉडकास्ट का कोई मतलब नहीं निकलने वाला। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी सर ने बताया, कोई एक चीज़ भी अपनी ज़िंदगी में बदलना शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आए, बदलें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने 1 हफ्ते 15 दिन के बाद अपनी हेल्थ में, ओवरऑल वेलबींग में क्या इम्पैक्ट देगा। तो सर कुछ 1-2 प्रश्न और हैं मेरे। जो आप बता रहे हैं कि विरुद्ध आहार, मेरा अगला वही था कि आयुर्वेदा में बोला जाता है कि अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन या गलत फूड कॉम्बिनेशन, तो मिल्क के साथ और के खट्टे फल नहीं लिए जाते, या फ्रूट्स, और आजकल लोग ना चाट बनती है तो फ्रूट भी है और उसमें ककड़ी, खीरा, टमाटर सब कुछ डला हुआ है, तो कैसा होना चाहिए कॉम्बिनेशन? कौन से ऐसे मेजर कॉम्बिनेशन है जो हमें अवॉइड करना चाहिए? नहीं, देखिए, कॉम्बिनेशन में एक ही बात दिमाग में रखनी है कि सलाद और हरी सब्जियां हैं ना, हाँ, उसके साथ में कोई भी एक स्टार्च या प्रोटीन ले लो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम लोग खाना खाते कैसे मालूम है, हम लोग सलाद, सब्जी और भुने हुए आलू, तो आलू रोटी सब्जी नहीं खाएंगे। ओके। सलाद, सब्जी और शकरकंद, अच्छा, सलाद, सब्जी और भुट्टा, ओके, सलाद, सब्जी और रोटी, सलाद, सब्जी और खिचड़ी, मतलब ऐसे। तो मतलब सलाद, सब्जी और इडली, मतलब एक प्रकार का भोजन, कॉम्बिनेशन का मतलब इस तरह से दो। और कोशिश करो कि दूध, देखिए दूध के साथ, तो देखिए दूध कुदरत ने बनाया था कि उसके साथ कोई भी चीज मिक्स करनी ही नहीं चाहिए। अपने आप में कंप्लीट, वो अपने आप में नहीं, वो माँ के स्तन से बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, उसके साथ कोई मिक्सिंग नहीं है। अब ये तो हमने मिक्सिंग कर दी, अलग बात है, पर कोशिश करो कि जैसे खीर खाते हैं लोग, है ना, तो ओकेजनली एंजॉय करो, आपकी मर्जी है तो, लेकिन पेट खराब है तो अवॉइड करो, क्योंकि दूध अन्य दालों के साथ सड़ता है, और दालों के साथ सबसे ज्यादा सड़ता है। अच्छा, और फल जो है ना, चूंकि शुगरी फूड है, उनका वाइब्रेशन डाइजेशन का अलग है, तो फ्रूट्स हमेशा अलग खाने चाहिए, और सैलड हमेशा अलग खाना चाहिए। सलाद हमेशा स्टार्च प्रोटीन के साथ खाना चाहिए, और फ्रूट्स हमेशा अलग से सेपरेट मील की तरह, एज ए मील की तरह खाना चाहिए। यूं टाइमिंग क्या होनी चाहिए? लोग रात को 10 बजे 12 बजे फ्रूट्स, सर हम तो फ्रूट्स खा रहे हैं,
देखिए क्या टाइमिंग होनी? देखिए टाइमिंग मेरे लिए भूख टाइमिंग है, बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, फ्रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रूट देखिए, दिन में किस समय लेना देखिए चाहिए? फ्रूट्स का बेस्ट, देखिए सबसे बेस्ट टाइम तो है कि आप सुबह सुबह नाश्ते में फ्रूट ही खाओ। सबसे पहले बोलते हैं ना, सबसे पहले स्टार्ट जो है ना गवर्नमेंट फूड से करो, मैन-मेड फूड को थोड़ा सेकेंडरी कर दो। जी, जी, बिल्कुल। तो फ्रूट्स मतलब सुबह लेना ठीक है? सुबह लेना बेटर है। और वैसे अगर मान लो देखिए अगर आप देखिए कई बार आप ट्रैवलिंग में रहते हो, आप कहीं घूमने जाते हो, नहीं ले पाते हो। देखिए मैं पहली बात तो क्या है ना, मेरी बॉडी के लिए मैं कभी एक्सक्यूज़ नहीं लेता, बता रहा हूँ। अभी देखिए मुझे यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए नोएडा जाना पड़ता है, कई बार मुझे बाहर ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, तो मैं अपना फूड अपने साथ लेके जाता हूँ। मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं लेता, क्या करें खाने को मिला नहीं तो मुझे वो खाना पड़ गया, मुझे फ्लाइट में वो दिया तो मुझे ज़बरदस्ती खाना पड़ा। तो मैं बॉडी कहती है आई डोंट नो योर एक्सक्यूज़ेस, मैं आपकी मजबूरियाँ नहीं जानती भाई साहब। मुझे तो अच्छी आवाज़ चाहिए तो चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए तो चाहिए। तो इसलिए आई नेवर टेक एक्सक्यूज़ेस फॉर माय बॉडी। मैं अपनी व्यवस्था करके चलता हूँ और अपने साथ में फूड्स हमेशा साथ में रखता हूँ, ओके। मेरी गाड़ी में भी और मेरे ट्रैवलिंग में भी। और ज़्यादातर लोग, जब मैं बिजी वर्किंग प्रोफेशनल से बात करता हूँ कि मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं सुबह घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे होटल्स में खाना पड़ रहा होता है, एंड मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं, लोग एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। एक्सक्यूज़ बना के देखिए, तो सवाल क्या है कि फ्रूट्स एंड नट्स दुनिया में कहीं भी मिलते हैं। सही बात है। हैं? पूरी दुनिया में जाओ कहीं भी, इवन फ्लाइट के आप अगर एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ भी हल्दीराम, बीकानेर वाले जैसी कई दुकानें भी होती हैं, हाँ, या नट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। जी, जी। तो आप नट्स का एक डब्बा साथ में रखो ना अपने। अरे थोड़े 100 ग्राम खाओगे तो पेट भर जाएगा भाई। और दो तुम 4-5 घंटे की जर्नी करोगे, कितनी जर्नी करोगे मान लो, सही। अगर फ्लाइट में जा रहे हो, अगर रेलगाड़ी में जा रहे हो तो साथ में लेके जाओ अपने। देखिए हम जब रेलगाड़ी में ट्रैवल करते थे ना, तो अपना स्प्राउट्स, खीरे, टमाटर सूप भर के थैली लेके जाते थे, और बैठ के जब लंच का टाइम होता था, हम स्प्राउट्स में प्याज टमाटर डाल के बढ़िया स्प्राउट्स खाते थे हम लोग जो हैं। तो वो आपकी चॉइस है ना। देखिए व्हाट यू चूज यू बिकम दैट टुडे, व्हाट वेयर एवर यू आर बिकॉज ऑफ योर चॉइसेस। तो हमने अपने चॉइसेस को अच्छा बना के रखा भाई, इसलिए हमें हेल्थ मिला। तुम बीमारी का चॉइस करोगे ना, तो पराठे खाएंगे जी, हम तो समोसे एक्सक्यूज़ बना लिए मतलब। तो वो आपकी एक्सक्यूज है भाई, तो रिजल्ट वैसा आएगा फिर। प्रायोरिटी नहीं है हेल्थ की, Priority प्रायोरिटी नहीं है, हाँ। हेल्थ की दूसरी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी दूसरी है। हाँ तो जो आपने बताया सर, यहाँ पर मैं, हमारे जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जब रॉ फूड पे आते हैं, एक तो ये डर लगता है, अरे बाप रे कच्चा खाना पड़ेगा ज़िंदगी भर। दूसरा, जैसे ही वो स्प्राउट्स लेते हैं, ये लेते हैं, तो उनको गैस या ब्लोटिंग ज़्यादा बनती है। हाँ ऐसा क्यों होता है देखिए और इसका क्या सोल्यूशन है? हाँ देखिए, पहली बात तो क्या मालूम है कि वात पित्त कफ की जो प्रकृति होती है ना, उसके अनुसार बॉडी में ना, जैसे वात प्रकृति के लोग होंगे ना, उनको हमेशा सलाद और स्प्राउट्स तंग करेंगे। देखिए स्प्राउट्स की एक प्रॉब्लम क्या मालूम है, लोग जनरली छोटा सा स्प्राउट निकलते ही खाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। कम से कम उसको 1 इंच लंबा निकलना चाहिए, हम्म। तब फिर वो वेजिटेबल प्लांट बोलते हैं ना, लीफ किंगडम में आ जाता है। अच्छा, वहाँ सीड से वो लीफ किंगडम। लीफ किंगडम में आ जाता है, तब फिर वो हरी पत्तियों में आ जाता है फिर वो। ओके। तो फिर उसकी डाइजेशन बहुत इजी हो जाती है, वो गैस नहीं करेगा। हल्का सुपाच्य हो गया। हाँ सुपाच्य हो गया। और दूसरी, और फिर भी अगर मान लो स्प्राउट्स खाने से या सलाद खाने से आपको गैस बनती है, तो सलाद में कुछ चीजें ट्राई करके देखें। टमाटर जैसे गैस कम करेगा, हाँ। है ना, खीरा थोड़ा सा गैस करता है कई लोगों को। तो फिर आप क्या करें, उन चीजों को छोड़ दें। और चूंकि बॉडी को मिनरल की बहुत जबरदस्त जरूरत है, तो एक वेजिटेबल जूस जरूर पिए। अगर जिनके बॉडी में सलाद स्प्राउट्स डाइजेस्ट नहीं होता है ना, उनको ग्रीन जूस जरूर पीना चाहिए। ग्रीन जूस का मतलब है पालक, पत्ता गोभी, लौकी, खीरा, टमाटर, आंवला, इनको मिक्स कर सकते मिक्स हैं करके, हाँ इनका करते कि वेजिटेबल किंगडम में और फूड किंगडम में आपस में मिक्स कर सकते हैं। सिर्फ एक्सट्रीम खट्टे फल, एक्सट्रीम मीठे फल के साथ नहीं खाना चाहिए, बस कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। देखिए वेजिटेबल में सब मिक्स कर सकते हैं, तो मिक्स करके उसका जूस बना लें, उसमें एक नींबू डाल दें, काला नमक, जीरा डाल दें, तो टेस्टी बन जाता है। तो ग्रीन जूस पिए या गाजर का जूस पिए या कोई भी वेजिटेबल जूस जरूर पिए। क्यों मालूम है, कारण क्या होता है कि बॉडी को अल्कलाइनिटी जो है ना, वो देखिए फ्रूट्स में उतना अल्कलाइन नहीं होता जी, 100% जितना वेजिटेबल्स में होता है, लीफी ग्रीन और लीफी में ज्यादा। लीफी में ज्यादा। इसलिए कोशिश करें कि बॉडी को, चूंकि अल्कलाइन ब्लड है हमारा 80%, तो हमें अल्कलाइनिटी चाहिए। अगर हम सलाद नहीं खाते हैं, सब्जी नहीं खाते हैं ना, तो हमारा ब्लड फिर अल्कलाइन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो लोगों को सलाद स्प्राउट हजम नहीं होते, वो वेजिटेबल जूस की तरफ जाएं, और बाकी मीठे फल ज्यादा खाएं जो वात वाले होते हैं। बाकी जो पित्त प्रकृति के लोग होंगे, उनको तो ये बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा ही, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको तो नर्स भी तंग नहीं करेंगे, कुछ भी तंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो इस तरह से
अपना जो है लोग काम चला सकते हैं बढ़िया। ग्रेट। स्टीम, सेमी स्टीम भी कर सकते हैं हल्का सा? देखिए स्टीम ही करना चाहिए। देखिए हाँ, बॉइल्ड हल्का सा। अच्छे नहीं होते हैं, जी बॉइल्ड टेस्टलेस हो जाते हैं। अच्छा स्टीम करने से उसकी वैल्यू थोड़ी इंटैक्ट रहती है, जी। इसलिए स्टीम्ड फूड ही खाने चाहिए जनरली। ओके, मतलब जिनको अगर डाइजेशन की कुछ इशू है हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ। सेकंड पे जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपने नट्स आपके बहुत फेवरेट लग रहे हैं, हाँ। तो थोड़ा सा मुझे बताएं नट्स के क्या हेल्थ बेनिफिट हैं और कौन कौन ले सकता है, क्या सही तरीका है? देखिए पहली बात तो क्या है मालूम है अनूप के, हमारा खाना ही भगवान ने हमारे लिए नट्स ही दिए हमें। हमें साउथ इंडिया को नारियल दिया है, मिडिल इंडिया को मूंगफली दी है, और नॉर्थ इंडिया को अखरोट बादाम दिया है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान जो बोलते हैं ना सारे, हाँ ईरान वगैरह सबके लिए नट्स दिए हैं। तो आपका जो सीजनल रीजनल है वो आप खाओ। ऐसा नहीं कि साउथ इंडिया वाले को बादाम की क्या जरूरत है भैया, अखरोट की क्या जरूरत है, वो आपके फालतू महंगे इतने खाने की जरूरत क्या है। मैं यूँ कहता हूँ तुमको काजू और नारियल दिया ना, वो खाओ ना तुम आराम से पैसे। तो मतलब जिस सीजन में जो दिया है वो खाओ आराम से। और नट्स का खूबी क्या मालूम है, एक तो वो एंटी कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा कभी भी देखिए एनिमल प्रोटीन से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है, True. इनसे तो आता नहीं है। तो ये एंटी कोलेस्ट्रॉल है, और इनकी फैट अगर इनको भिगो दो ना, ताजे होते हैं, जैसे नारियल है, बादाम भिगो दो, काजू भिगो दो, तो इनका जो आप दूध बनाओगे ना, नारियल का दूध या बादाम का दूध, तो आप देखोगे कि फैट हाथ में नहीं आती है, नहीं आती। तो सोल्यूबल फैट होती है। ओके तो आप जरा सोचो कि जो हाथ में चिपकती भी नहीं है वो तो तुम्हारी बॉडी में कहाँ से चिपकेगी। राइट। तो इसीलिए बॉडी में इनकी जो फैट होते हैं ना, वो कभी भी बॉडी में आप चाहे 10 किलो बादाम खा लो, डायरिया हो जाएगा लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा। ओके तो इसलिए, और हमारा देखिए नट्स है ना, कहाँ गाय भैंस के दूध का 3% प्रोटीन, और कहाँ बादाम का 25% प्रोटीन। क्या बात है, 3 बादाम इज इक्वल टू 1 ग्लास मिल्क है ना। माय गॉड। तो भैया तुम 100 ग्राम बादाम खाओगे तो 25% प्रोटीन तुम्हारे बॉडी को मिलता है। तो इतना हाई प्रोटीनस फूड भगवान ने तुम्हें दे रहा है तुम्हें, तो तुम क्यों जानवरों के पीछे भागते हो, मैं यूं कहता हूँ, है कि नहीं। तो इससे नट्स इज योर ओरिजिनल रियल फूड, राइट ठीक है ना। तो उनको खाओगे तो उसमें बेस्ट क्वालिटी की प्रोटीन, बेस्ट क्वालिटी की और सुपीरियर क्वालिटी की प्रोटीन। यस देखिए एमिनो एसिड जो होते हैं ना, देखिए नट्स एंड सीड्स में टोटल सारे एमिनो एसिड अवेलेबल होते हैं, ओके ठीक है ना। जो बोलते हैं ना अलग अलग खा के, जो वेजिटेरियन लोग जो है ना रोटी दाल खा के फिर वो सारे एमिनो एसिड इकट्ठे कर रहे होते हैं, इसमें नहीं करना पड़ता। अगर फ्रूट्स और नट्स मिल गए ना तो इससे कंप्लीट प्रोटीन। ओके हाँ, उसमें कभी भी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। तो कुदरत ने हमारी, अरे हमसे ज्यादा कुदरत ने हमारा किया विचार है, खूब लुटाने बैठा वो लूट लो जो तैयार है। क्या बात है, बहुत खूब कहा सर। तो लगभग कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए और कब लेना चाहिए देखिए, नट्स वगैरह? एक मुट्ठी, एक फिस्ट मतलब? फिस्ट यानी Okay. तो एक 70-80 से 100 ग्राम के आसपास बस ओके काफी है। और उतना भिगो कर आप भिगो के लोगे तो जल्दी पचेगा। और गर्मियों में उनको भिगो के लेना चाहिए, ठीक और है। सर्दियों में उनको डायरेक्ट खाना चाहिए ताकि गर्मी रहे बॉडी में। बादाम के ऊपर जो छिलका होता है उसके अंदर कुछ एंटी विटामिन एंटी न्यूट्रिएंट रहते हैं, तो पील करके खाएं तो रहता है? नहीं ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, नहीं ऐसा नहीं है पील करके खाना। देखिए अगर सूखा खा रहे हो ना, आपको कभी तंग नहीं करेगा कभी। देखो मैं तो खा रहा हूँ कई सालों से, और बादाम मुझे तो कभी आज तक तंग नहीं किया लाइफ में कभी। तो कभी भी देखो देखिए कुदरत बेवकूफ नहीं है। क्या तुम अखरोट का छिलका भी निकालोगे? क्या तुम पिस्ता का छिलका भी निकालोगे? पिस्ता का तो खैर पिस्ता का तो निकलती नहीं, ऊपर से निकलता है, पर वो अंदर एक हरा हरा होता है, हरा हरा। वो भी होता है। तो मतलब क्या है, छिलका के बारे में इतना दीवानापन मत करो। देखिए क्या होता है कि बादाम में जो है वो थोड़े जितने भी केमिकल छुपे होते हैं ना, जिसको लोग एंटी बोलते हैं, हाँ वो सब बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। देखिए एक खुमानी की बादाम आती है, कुमानिया, जिसके अंदर B17 और लैट्रिल तत्व होता है, एमलगेडिन कहते हैं उसको। ठीक है। तो कैंसर के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, जाके गूगल में सर्च कर लो, बहुत पूरी दुनिया भर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। ओके छोटी छोटी बादाम जो होती है, खुमानी की बादाम आती है। हाँ हाँ तो बादाम में उसमें जो है कई तरह के जो केमिकल होते भी है, तो वो बॉडी जाने। हाँ वी शुड नॉट थिंक, हमें तो हमारी बॉडी खाने को तैयार है ना, हमें टेस्टी भी लगता है ना, तो ज्यादा मत माथापच्ची करो। मैं ये कहता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया, फेंक दो सारे खाने पीने के नियम समुद्र में। हाँ, ये बहुत बड़ी नौटंकी ड्रामेबाजी है। और अरे ये मत खाओ ने, वो मत खाओ ने, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, उसमें इतना है ना, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है। मतलब हर चीज में प्रॉब्लम बता देते हैं लोग जो है। इसलिए फॉलो योर इंस्टिक्ट, फॉलो योर बॉडी लैंग्वेज। मैं यूँ कहता हूँ, तुम्हारी बॉडी साइंटिस्ट है, तुम्हारी बॉडी शास्त्र है, तुम्हारी बॉडी डॉक्टर है।
दुनिया में किसी की मत मानो, शरीर की मानो बस। बॉडी ऑलवेज गाइड्स यू। ग्रेट सर, अमेजिंग। जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा सर, कि चूंकि आप एक रेकी हीलर हैं और इतने लोगों को की लाइफ को इम्पैक्ट किया, तो एक नॉर्मल पर्सन जो इस पॉडकास्ट को सुनना है, कोई ऐसी टेक्निक या ऐसा कोई मेथड जिससे एक इंसान अपनी एनर्जी को एम्पावर करके अपनी हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर सके या बेटर कर सके? देखिए, पहली बात तो है कि हम रेकी फ्री में सिखाते हैं, हमारे यूट्यूब पे भी, और वैसे हमारे हर 15 दिन में हम पोस्ट करते हैं, तो हमारे साथ कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सबको फ्री में सिखाता हूँ। अभी मैं 25,000 लोगों को सिखाने जा रहा हूँ भीलवाड़ा में, किसी को, क्या वो बात? ग्रुप के लिए, RCM ग्रुप है उनके लिए। अच्छा, तो हम ऐसे थोकबंद है ना, हम थोड़ा थोकबंद आदमी हैं, हाँ जी, तो सिखाते रहते हैं। तो लोग सीखें, आत्मनिर्भर बने। आपके हाथ जगन्नाथ है, हीलिंग हैंड्स है। आप रोज अपने आप को एनर्जाइज करके अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हैं। तो रेकी का ये कमाल है, इसलिए रेकी जरूर सीखें। और बाकी अगर जीवनी शक्ति बढ़ाने के सोर्सेस चाहिए, तो जीवनी शक्ति बढ़ाने के थोड़े से आइडिया दे देता हूँ। देखिए, जो चीज जितनी भी नेचुरल है ना, वो सब एनर्जी एनहेंसर है। जैसे अगर आप बीमार होते हैं ना, तो आप है ना, पेड़ को जाके लपेट लें एक 15-20 मिनट। ठीक है, पेड़ के अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो आपकी एनर्जी को डबल कर देती है। ठीक है, पेड़ पौधों को पानी डालें, उनसे उनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है। और आप किसी मंदिर के डूम के नीचे जाके बैठ जाएं, वहाँ सबसे हाई एनर्जी होती है। पिरामिड के नीचे सबसे हाई एनर्जी होती है। ठीक है। नदी के किनारे जाके बैठो, समुद्र के किनारे जाके बैठो, उनकी एनर्जी आपको असर करती है। रात को चांद सितारों के सामने बैठो, उनकी एनर्जी आपको प्रभावित करती है। नंगे पांव धरती पर चलो, तो उससे एनर्जी प्रभावित होती है। ठीक है ना। फॉरेस्ट में चले जाओ, जंगल आसपास है तो वहां चले जाओ, तो जंगल में तो एक एक पेड़ की एनर्जी तुम्हारी दुगनी चौगुनी एनर्जी कर देती है। जापान में तो फॉरेस्ट थेरापी यूज होती है। फॉरेस्ट ब्रीदिंग होती हाँ, है इस तरह से। तो मतलब क्या है, नेचर जहाँ भी नाचा, अच्छे सत्संग वाले आदमी के पास, आत्मा के पास जाके बैठो, तो वो एनर्जी तुम्हें भी इफेक्ट करेगी जी, प्रभावित करेगी, इस तरह से। तो मतलब बी विद द नेचर। जो पॉजिटिव चीजें ब्रह्मांड में है ना, उनके साथ जुड़ो। जब बीमार होते हो ना, तो इनकी तरफ भागो। तो आदमी यहाँ ना भाग के क्या करता है, हॉस्पिटल भागता है। आइसोलेट होने लगेगा, और आप disconnect जानते होने हैं, लगेगा। सबसे ज्यादा डिप्रेसिव नेगेटिव एनर्जी अगर कहीं है, स्ट्रेसफुल, तो वो हॉस्पिटल। 100% और आदमी वहां भागता है। वहां खाली मेडिसिन मिलती है, एनर्जी नहीं मिलती। हीलिंग नहीं मिलती। नहीं मिलती। क्या बात है। तो रख साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना प्यारा समय निकाला। और मुझे उम्मीद है जितने भी ऑडियंस आपने इस पॉडकास्ट को देखा, जैसा सर ने बताया कि अगर आप के अंदर क्यूरियोसिटी है रेकी के बारे में सीखने की, तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे दी जाएगी, आप ज़रूर जाएं, क्योंकि लाखों लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया। और फ्री में सर के प्रोग्राम्स होते हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह की और आगे खूबसूरत पॉडकास्ट में आपके बीच लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू।